तो चलिए गाइस, आई एम स्टार्टिंग RTP November 20 for CA final. Okay, so as you can see, the first question here, what I will be doing with you in this video is I will be just helping you how to read this RTP rather than reading with you. मैं आपको ओवरव्यू देके अभी चला जाऊंगा, ठीक है। CMA students are not supposed to do this classes. This class is specifically for CA final new syllabus. I hope you all have downloaded this RTP, or if not downloaded, then you can also follow the screen. It's better that in description box you will see a link to download the RTPs in Divya Jadi Booty book format. That means the format of our Divya Jadi Booty book that we follow to teach students in class, as well as that book is available for sale. So if you're not our student, you can always buy that book also. All links are given in the description section. Okay. So the first question here in RTP was from first chapter of your institute MAT, which we name as traditional versus strategic cost management, and it talks about competitive advantage. It talks about competitive advantage. Okay. So since it is talking about competitive advantage, what does this actually relate to? इसमें बात कर रहे क्वेश्चन एक एयरलाइंस कंपनी के बारे में, ठीक है। उस एयरलाइन कंपनी के कुछ इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ ये हैं कि उनका कॉस्ट बढ़ रहा है, दूसरे एयरलाइन कॉम्पिटिटिव एयरलाइंस मार्केट में घुस रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एयरलाइंस मार्केट में घुसे जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में कि आप बताओ इनको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए इन ऑर्डर टू गेन सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इन ऑर्डर टू गेन सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपने को क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक्स यदि आपको पता है पहले कि सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे लाया जाता है, तो ही आप इसका आंसर लिख सकते हो। इसका दो ही पॉइंट है, कॉस्ट लीडरशिप एंड दूसरा है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर आपको ये ध्यान है कि सुपीरियर परफॉर्मेंस और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे लाया जाता है, तो इसका दो ही तरीका है, वो तरीका है कॉस्ट लीडरशिप एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। गॉट इट? सो अगर आपको इस दोनों के बारे में नॉलेज है तो आप वो माइंड में रिकॉल करो और फिर एयरलाइंस के कॉन्टेक्स्ट में उसको लिखना शुरू करोगे। बस यही सिंपल स्ट्रेटजी आंसर लिखने का। अब आपको ऑफ कोर्स एयरलाइंस के इश्यूज जानने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप कहानी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एयरलाइंस वालों के यहाँ पे क्या क्या इशू चल रहा है। फिर यदि आपका पुराना कोई भी क्वेश्चन एयरलाइंस के ऊपर इस तरह का किया हुआ है जो कि ऑलरेडी हमारे बुक्स में था या DJB बुक में भी था, ओके, जो भी हम लोगों का पुराना पढ़ाई में था, वो सारा का सारा से कुछ भी पॉइंट आप उठा के यहाँ पे डाल सकते हो कि एयरलाइंस कॉस्ट लीडरशिप कैसे अचीव करे, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे अचीव करे, ठीक है। तो देखने में ये क्वेश्चन है, बट ये इजी क्वेश्चन है, आई विल से ये इजी क्वेश्चन है। कॉस्ट लीडरशिप कैसे लाया जाता है, जैसे पहले एयरलाइंस के कंपनी के यहाँ पे बारे में आप थोड़ा सा लिख सकते हो कि कंपनी क्या करती है, कंपनी कैसे करती है, और फिर आपको बोलना पड़ेगा कि सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाने का दो तरीका होता है। एक है
कॉस्ट एडवांटेज और दूसरा होता है डिफरेंशिएशन एडवांटेज। थोड़ा सा बता देना है कि कॉस्ट एडवांटेज क्या होता है और डिफरेंशिएशन एडवांटेज क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा ये भी बता देना है कॉस्ट एडवांटेज में हम लोग क्या करते हैं और डिफरेंशिएशन एडवांटेज में हम क्या करते हैं। देन कॉस्ट एडवांटेज के लिए यानी कॉस्ट लीडरशिप के लिए इस एयरलाइंस को क्या करना चाहिए, वो सुझाव मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए या फिर ये देना आना चाहिए। जैसे कि मैं बोल रहा था, केस स्टडी जब अपने करते हैं तो आपको ऐसे थॉटफुल कॉन्वर्सेशन करने हैं कि कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन आपको लाना है, बट कॉस्ट लीडरशिप अब एयरलाइंस वाला कैसे लाएगा। एयरलाइंस वाला नो फ्रिल्स एयरलाइंस निकाल सकता है। नो फ्रिल्स मतलब कोई भी दिखावाबाजी नहीं, फूड नहीं, ज़्यादा सुविधा नहीं, ठीक है। इकोनॉमी क्लास सीट्स होगा आपका, एक ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर एयरलाइन में बैठ पाएँ, ओके। फूड नहीं मिलेगा, अंदर में कोई और एमिनिटीज़ नहीं मिलेगा, बोर्डिंग पास प्रिंट नहीं करेंगे, ठीक है। कोई पिकअप एंड ड्रॉप नहीं होगा, ये सब नो फ्रिल्स एयरलाइंस होते हैं। कोई लाउंज सर्विस नहीं है, अंदर में कोई एमिनिटीज़ नहीं है, जस्ट आपको जाना है, बैठना और उतरना है अपने डेस्टिनेशन आने पर, ठीक है। दूसरा होता है कॉस्ट इफेक्टिव बनाने का कि हम वेरिएबल प्राइसिंग फॉलो करेंगे। व्हाट इज़ वेरिएबल प्राइसिंग? वेरिएबल प्राइसिंग इज़ जिसका जैसे जैसे सुविधा हो वैसे वैसे हम लोग प्राइस देंगे। जैसे आप ये बोल सकते हैं कि वेरिएबल प्राइसिंग में क्या होता है, आप बोल सकते हैं कि अगर हम आपको खाना देंगे तो एक्स्ट्रा प्राइस, यहाँ पे सीट देंगे तो एक्स्ट्रा प्राइस, थोड़ा सा ज़्यादा लेग स्पेस वाला सीट लेंगे वेरिएबल प्राइस। वेरिएबल प्राइसिंग का बहुत सारा तरीका होता है, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बुक करेंगे तो वेरिएबल प्राइस। जैसे एयरलाइंस क्या होता है, जल्दी बुकिंग खोलता है और सबसे पहले आप बुक कर लेते हो तो आपको कम प्राइस मिल जाता है, तो दैट इज़ वेरिएबल प्राइसिंग, ओके। बट उसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है ना इन लोग का, ये लोग फिर प्राइस बढ़ाने लगते हैं। जैसे जब एयरलाइंस का बुकिंग खोलते हैं तो कैपेसिटी 100% खाली होती है तो प्राइस कम रखते हैं, और जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ते जाता है वैसे वैसे प्राइस बढ़ाते जाते हैं। द मोर द डिमांड द मोर द प्राइस, ठीक है। तो ये इन लोग यूज़ करते हैं, वही मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। फिर आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज़ कर कर कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस ला सकते हो। फिर छोटा एयरपोर्ट्स को सर्विस करो, ठीक है। एफिशिएंट ऑपरेशंस पे दिमाग लगाओ, कहीं पे भी आइडल टाइम ना हो, आपका एरोप्लेन कहीं खाली ना जाए, मतलब ऐसा कोई उसका शेड्यूलिंग बनाओ कि एक के बाद एक वो प्लेन उड़ता ही रहे। तो इससे क्या होती है, एयरलाइंस की जो हाई इन्वेस्टमेंट होती है, कैपिटल कॉस्ट होती है, वो हम लोग जल्दी रिकवर कर पाते हैं। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये सब आपको लिखना है, ओके। ये सब का सब आपको लिखना है। नेक्स्ट, अगर हम डिफरेंशिएशन एडवांटेज में जाते हैं तो डिफरेंशिएशन हम कैसे कर सकते हैं, प्रीमियम सर्विसेज दे सकते हैं, एमिनिटीज़ दे सकते हैं, फूड दे सकते हैं, लाउंज दे सकते हैं, पैसेंजर को पिक एंड ड्रॉप दे सकते हैं, ओके। कंफर्टेबल एयरक्राफ्ट सीटिंग दे सकते हैं, हाई क्वालिटी स्टाफ दे सकते हैं, अच्छा कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर सकते हैं। बट डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम क्या है कि डिफरेंशिएशन इज़ कॉस्टली ऑल्सो, तो उस कॉस्ट को हम लोग प्रीमियम चार्ज करके रिकवर करते हैं। तो नॉर्मली प्रीमियम शुड बी मोर देन द कॉस्ट, अदरवाइज जितना प्रीमियम लिया वो कॉस्ट में चला गया तो डिफरेंशिएशन का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिला। हाँ, अगर उससे मार्केट शेयर मिल रहा है तो अलग बात है। ये सब बात भी आपको लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ, जितना हिंदी में भी बोल रहा हूँ सब कुछ आपको लिखना है। कुछ कुछ मैंने कीवर्ड्स यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं जिससे कि आप थोड़ा सा फास्ट इसको रीड कर पाओगे, ठीक है। दूसरा, आप कॉस्ट बचाने का तरीका में क्या होता है, जैसे माइकल पोर्टर का कहना है कि आप यदि कई बार कॉस्ट और डिफरेंशिएशन पूरा इंडस्ट्री में लाते हो, कॉस्ट इफेक्टिवनेस या डिफरेंशिएशन, तो बहुत कॉस्टली हो जाता है। यू कैन जस्ट फोकस ऑन अ निश मतलब एक छोटा सेगमेंट इन योर सर्विंग एरिया, मतलब आप पूरा इंडिया में काम करो तो कोई एक छोटा सेगमेंट को पकड़ो, जोग्राफिकल सेगमेंट में भी आप स्मॉल टाउन टियर 2 एयरपोर्ट्स को पकड़ो और वहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप लगाओ, वहाँ पे या फिर डिफरेंशिएशन लगाओ। देखो वहाँ का कंज्यूमर का एपेटाइट कितना है, कस्टमर्स का एपेटाइट कितना है पे करने का, और वहाँ पे नीड क्या है, उसको स्टडी करके आप पूरा अपना इंडस्ट्री में एज अ होल कॉस्ट लीडरशिप और
डिफ्रेंशिएशन करने जाते हो ना, तो अगर वो चल गया तो क्या होता है कि दूसरा कॉम्पिटिटर तुरंत आपका कॉपी मार देगा और आपका मेहनत का रिवॉर्ड वो लोग भी लेने लग जाएगा, ठीक है। इसलिए कई बार आप अपना स्ट्रेटजी जो है वो निश सेगमेंट पे लगाओ। ये एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही गई थी जो यहाँ पर बताया हुआ है, फोकस एज अटेनिंग लो कॉस्ट और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फॉर अ पर्टिकुलर बायर ग्रुप, सेगमेंट ऑफ प्रोडक्ट लाइन और जोग्राफिकल मार्केट रादर देन फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल। तो इससे क्या होता है, इसका बेनिफिट भी आपको मिलता है, ओके। और भी फिर वो एयरलाइंस का यहाँ पे डिप्रिसिएशन बढ़ रहा है बोलकर आपका नंबर ऑफ डोमेस्टिक फ़्लाइट्स आपको बढ़ाना चाहिए, फ़्लाइट शेड्यूलिंग प्रॉपर करना चाहिए। एक और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पैरा बोल दिया वैल्यू शॉप मॉडल, ये एक हम लोग पढ़ते हैं अपने क्लास में, वैल्यू शॉप मॉडल विच इज़ रिलेटेड टू सर्विस इंडस्ट्री, विच इज़ रिलेटेड टू सर्विस इंडस्ट्री। एयरलाइंस भी सर्विस इंडस्ट्री है, जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल है जिसमें एक प्रॉब्लम होता है और उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फोकस्ड स्टेप्स यूज़ करते हैं बाय आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, then understanding the problem and then finding the right solution, trying the different solutions and finding the right solution and implementing the solution। तो वैल्यू शॉप मॉडल आपको ऐसे पढ़ाया जाता है ना, उसमें सपोर्ट एक्टिविटीज़ जो नॉर्मल वैल्यू चेन की होती है वही होती है, बट प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, देन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, देन हो गया थर्ड आइडेंटिफाइंग डिफरेंट सॉल्यूशन वेज, एंड लास्ट हो गया फाइंडिंग द राइट सोल्यूशन, देन एग्जीक्यूटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, डिप्लॉइंग द सोल्यूशन, एंड देन द साइकिल कीप्स ऑन मूविंग, इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स एंड देन साइकिल कीप्स ऑन मूविंग। सो यहाँ पर उसी के बारे में भी लिखा है कि आप यहाँ पर कोई मान लीजिए पैसेंजर को कोई स्पेसिफिक टाइप का प्रॉब्लम होता है कोई पर्टिकुलर ग्रुप में, मान लीजिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं मिलती है, कनेक्टिंग फ़्लाइट्स ही लेनी पड़ती है, तो एक प्रॉब्लम है। तो डायरेक्ट फ़्लाइट आप कैसे एक सिटी से दूसरा सिटी में कनेक्ट कर सकते हो, वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो, ओके। और वहाँ पर आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम को, असेस करो प्रॉब्लम को, उसमें देखो क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, फिर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करके एक चूज़ करके एग्जीक्यूट करो और इवैल्यूएट करो रिजल्ट्स को, ठीक है। तो दिस वे एयरलाइंस विल बी हेल्प्ड आउट, एयरलाइंस को हम लोग इस तरह से हेल्प कर देंगे, गॉट इट। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इस तरह से अगर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज़ अबाउट, सेकंड क्वेश्चन इज़ अबाउट एक रिटेल इंडस्ट्री है, ठीक है। उसने एपरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, रिटेल इंडस्ट्री में एपरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो डेनिम क्लोथिंग बनाता है, जो अभी तक मेड टू स्टॉक बनाता था। मेड टू स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि जैसा हम बना दिए वैसा आपको लेना पड़ेगा। मेड टू स्टॉक बनाता था, इसका मतलब जैसा हम बना दिए वैसा ही आपको लेना पड़ेगा। और फिर उस कंपनी ने एक नया चालू किया जिसका नाम है मेड टू ऑर्डर। मेड टू स्टॉक के जगह उस कंपनी ने नया चालू किया जिसका नाम है मेड टू ऑर्डर। मेड टू स्टॉक और मेड टू ऑर्डर, गॉट इट। तो मेड टू स्टॉक और मेड टू ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ये हम लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी पढ़ते हैं दोस्तों, ये हम लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी पढ़ते हैं। मेड टू स्टॉक और मेड टू ऑर्डर क्या होता है। मेड टू स्टॉक होता है कि हमने बना दिया पब्लिक के लिए, ओके, हमने पब्लिक के लिए बना दिया, अब आपको पसंद है तो वो ले लीजिए। और मेड टू ऑर्डर क्या हुआ कि कस्टमर जैसा बोलेगा हम तो वैसा ही बनाएंगे, कस्टमर जैसा बोलेगा हम तो वैसा ही बनाएंगे, मतलब जैसे कि टेलर मेड गारमेंट हो गया, ओके। सो इस कंपनी ने मेड टू ऑर्डर बिजनेस मॉडल को एक्सप्लोर किया है, और एक्सप्लोर करने के लिए उसने कुछ नया सेटअप किया है। कैसा क्या किया देखो, कस्टमर्स कैन गो थ्रू samples and choose the materials of their choice. Company certified tailors would then take measurements based on customers' preferences. A detailed order customized to the customer's need would then be drawn up. Okay, the factory has set up a separate tailoring division. उसने एक tailoring division set up किया है. For this, new machines and production line resources have been put in place. Next, customized products are manufactured
and be made available to the customer within 3 working days time from the date of placing the order. ठीक है, the customer comes to the store and picks up the apparel ordered. For delays beyond this time, customer gets to pay 5% less on the order value. मतलब क्या कॉन्फिडेंस है, देखिए हम लोग 5% लेस लेते हैं अगर हम 3 दिन में डिलीवर नहीं कर पाते हैं. This is done to attract the and maintain customers who would otherwise choose to purchase apparel offered by rival competitors. Therefore, speed of delivery of the customized product is critical for the company. This is the main selling point for the company to operate the made-to-order business model. If further modifications are needed due to errors on part of the company, the apparel would need to be modified or restitched once again. ठीक है, अगर एरर वगैरह हुआ तो हम लोग को मॉडिफाई और रीस्टिच करना पड़ेगा एंड कंपनी विल बियर द कॉस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ गारमेंट. द न्यू मेड टू ऑर्डर हैज़ बिन पुट इन प्लेस फॉर पास्ट 6 months एंड एट द स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट proposal, management found it a lucrative option for the company because customers are willing to pay a higher price to have customized clothing as compared to the standard fitting. It would attract more customers, and if the model works well, the dependence on made to stock will reduce. Savings in inventory stock, obsolescence and warehousing cost will benefit the company's bottom line. बॉटम लाइन का मतलब होता है प्रॉफिटेबिलिटी. स्टेटमेंट में एक अबव द लाइन होता है, एक बिलो द लाइन होता है. बॉटम लाइन मतलब हम लोगों का जैसे ट्रिपल बॉटम लाइन भी बोल के एक फ्रेमवर्क होता है ना, प्लैनेट, पीपल एंड प्रॉफिट, तो उसमें प्रॉफिट को इंडिकेट कर रहा वो. ठीक है, तो अगर हम लोग मेड टू स्टॉक मॉडल से हट जाएंगे तो हमारा वेयर हाउसिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री, स्टॉक सब बचेगा. Customers have been very enthusiastic in availing this customization facility offered by the company. Sales have increased manifold in the last few months. Okay, customers इनको बहुत पसंद कर रहे हैं, sales बहुत बड़ा है. Therefore, management is interested to understand the metrics related to made to the order business more to assess its success and risk. तो यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि assess करें कि यहाँ पर लास्ट 6 months में हम लोग कैसा परफॉर्म किए. तो अपने को कुछ मेट्रिक्स दिए हुए हैं जिसके बेस पे आपको बोल रहा है एनालाइज करो नॉन फाइनेंशियल मेजर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ डिवीजन ओवर 6 month पीरियड. फोकस ऑन द प्रोडक्शन परफॉर्मेंस, डिलीवरी साइकिल परफॉर्मेंस एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन. 3 चीज़ पे फोकस करने बोल रहा है. और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बस इवेल्युएट करना है, मतलब कोई मॉडल नहीं है इसमें. आपको बस इसमें से ये 3 को खोज के आपको कमेंट्स लिखने हैं. ओके, बहुत इजी है, मतलब कोई मॉडल नहीं है ना, तो और भी इजी है. तो लास्ट 6 महीने का कुछ परसेंटेज या KPIs या मैट्रिक्स दिया हुआ है. अब हम लोग इसको खाली रिलेट करेंगे, देखना कि कौन सा प्रोडक्शन परफॉर्मेंस है, कौन सा डिलीवरी साइकिल है, कौन सा कस्टमर सेटिस्फैक्शन है. ऑर्डर्स नीडिंग मॉडिफिकेशन ऑन अकाउंट ऑफ एरर्स इन ऑर्डर टेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ऑर्डर्स नीडिंग मॉडिफिकेशन, ये किस में जाएगा? ऑर्डर्स में मॉडिफिकेशन हो रहा है तो ये किस में जाएगा? अगर आप आंसर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है. ऑर्डर्स नीडिंग मॉडिफिकेशन किस में जाएगा? प्रोडक्शन, डिलीवरी या कस्टमर सेटिस्फैक्शन? ऑर्डर्स नीडिंग मॉडिफिकेशन ऑन अकाउंट ऑफ एरर्स, ये जाएगा प्रोडक्शन परफॉर्मेंस में. ठीक है, फिर है ऑर्डर्स डिलीवर्ड बियॉन्ड 3 वर्किंग डेज टाइमलाइन. ऑर्डर्स डिलीवर्ड बियॉन्ड द 3 वर्किंग डेज टाइमलाइन, ये डिलीवरी की बात हो रही है, तो डिलीवरी साइकिल से जुड़ा हुआ परफॉर्मेंस हो गया. फिर प्रोडक्शन डाउन टाइम, प्रोडक्शन परफॉर्मेंस हो गया. लेबर आइडल टाइम ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी, प्रोडक्शन परफॉर्मेंस हो गया. रेशियो ऑफ मेड टू ऑर्डर टू टोटल सेल्स फ्रॉम द फैक्ट्री आउटलेट, मतलब टोटल सेल्स में से कितना सेल्स मेड टू ऑर्डर सेल्स जा रहा है उसकी बात हो रही है. तो ये आपका हो गया कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मतलब कस्टमर को आप सेटिस्फाई कर पा रहे हो तभी वो ऑर्डर दे रहा है. और रिपीट ऑर्डर्स भी दे रहा है. अवेलिंग दिस फैसिलिटी ऑफ परसेंट ऑफ कस्टमर्स गिविंग रिपीट ऑर्डर बाय टोटल कस्टमर्स अवेलिंग मेड टू ऑर्डर फैसिलिटी. तो कस्टमर वापस भी आ रहा है, इसका मतलब ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन से हो गया. तो आपको करना क्या है बेसिकली फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 हेडिंग बनाना है. प्रोडक्शन परफॉर्मेंस, उसके अंदर एक 1 का मान लो ये प्रोडक्शन परफॉर्मेंस ये है 1, और ये 2, ये 3, इस तीनों को लेके कमेंट करना है कि इसका रैंकिंग कैसा जा रहा है. 15, 12, अब जैसे 6 महीना का है ना,
तो आपको कमेंट्री लिखना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करना। रिपोर्टर क्या करता है कि पहले महीने में 15% था, फिर वो मॉडिफिकेशन देखिए घट रहा है, 12 हो रहा है, 10 हो रहा है, 8 हो रहा है, 5 हो रहा है, 4 हो रहा है, तो स्टार्टिंग 15 से हुआ, लास्ट में 4% आ गया। इसका मतलब एरर कम हो रहा है। इसका मतलब हम लोग जब नया नया शुरू किए तो हम लोग को कस्टमर का टेस्ट समझने में दिक्कत होता था, हमारे प्रोसेस उतने वेल डिफाइंड नहीं थे। अब हम लोग थोड़े से इम्प्रूव कर गए, हमारा टीम सीख रहा है, स्किल्ड हो गया है, तो इसलिए एरर कम हो रही है, इसलिए हम लोग का कॉस्ट सेविंग्स हो रहा होगा। नहीं तो मॉडिफिकेशन वगैरह में टाइम ज़्यादा जाता है तो उसका टाइम का कॉस्ट भी लगता है, एज वेल एज उसका जो कॉस्ट लगता है, उसका कॉस्ट लग रहा है वो हम लोग ही बियर कर रहे हैं। एज वेल एज क्या हो रहा है कि कस्टमर को डिलीवरी में अगर हम लोग डिले कर रहे हैं, ये तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन में भी अफेक्ट करता है। अगर बहुत ज़्यादा अगर किसी का काम मॉडिफाई करके आप कर रहे हो तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन में भी वो अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग लर्निंग कर्व हमारा दिख रहा है कि हम लोग बेटर कर रहे हैं। फिर प्रोडक्शन डाउन टाइम हम लोगों का बढ़े जा रहा है, प्रोडक्शन डाउन टाइम हम लोग का बढ़े जा रहा है क्योंकि, और लेबर आइडल टाइम ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल भी हम लोगों का देखिए पहला 3 महीना में, सेकेंड मंथ में प्रोडक्शन डाउन टाइम बहुत ज़्यादा था। तो इसका कारण आप बोल सकते हो क्या मशीनरी प्रॉब्लम था, मेंटेनेंस इश्यूज़ था, ठीक है, क्या कारण से प्रोडक्शन डाउन टाइम था, क्या आप जो मेड टू स्टॉक बनाते थे वो पूरा तरीके से बंद कर दिए। ऐसे आपको क्वेश्चंस रेज करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, और फिर और कम हो गया, फिर अचानक से वापस डाउन टाइम बढ़ने क्यों लग गया। सो प्रोडक्शन डाउन टाइम बढ़ने का कारण क्या हो सकता है, दोज नीड टू बी थॉट ऑफ एंड रिटन हियर, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन डाउन टाइम को बढ़ाने का कारण में हो सकता है कोई अर्जेंसी आ गया हो जिसको लोग ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा हो। आपको ऐसे एम्बिगुअस सिनेरियो ही खाली क्रिएट करने पड़ेंगे माइंड में। देर इज़ नो परफेक्ट आंसर हियर, वाई, because there is no detailed information as to why this happened. So you can write this way also, there is no perfect answer here because there is no much detail as to why production downtime happened. Okay, हम लोग गेस वर्क ही कर पा रहे हैं। लेबर आइडल टाइम ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं जस्ट इन टाइम सिस्टम इम्प्लीमेंट करो, लेबर का सप्लायर का अच्छे वाले टाई अप करो और जो आपको टाइमली डिलीवरी दे पाए, वरना लेबर आइडल टाइम आपके लिए कॉस्टली हो रहा है। डिलीवरी साइकिल टाइम देखिए आपका डिलीवर्ड ऑर्डर्स डिलीवर्ड बियॉन्ड 3 वर्किंग डेज टाइमलाइन, तो 3 दिन के बाद 5% 4% इतना ऑर्डर्स आप डिलीवर कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, इतना पे आपको वो पेनल्टी भी देना पड़ रहा है। वो पेनल्टी का बात लिखा था वो भी आप लिख सकते हो। सो शुरुआत में 5% था, 4% था, 3% था, अभी वापस से बढ़ने लगा है। इसमें क्या होता है, अगर आपको 6 महीना का कमेंट नहीं लिखना है तो एक और सॉल्यूशन होता है इतना सारा में लिखने के वजह कि मेरा फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ में क्या ट्रेंड रहा, इतना बोलने के वजह आप एवरेज करके सबका एवरेज पे भी कमेंट लिख सकते हो, कमेंट ऑन एवरेज। जैसे इसका सॉल्यूशन आप देखोगे तो वो लोग एवरेज पे कमेंट करें। ओके, लास्ट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उस पर आप बोलोगे तो मेड टू ऑर्डर और रिपीट ऑर्डर यदि आप बोलना चाह रहे हो, मेड टू ऑर्डर और रिपीट ऑर्डर यदि आप बोलना चाह रहे हो, मेड टू ऑर्डर का कितना सेल्स बढ़ रहा है तो आप बता दोगे देखो धीरे धीरे कस्टमर सेटिस्फाई हो ही रहा है, तभी उसका मार्केट हमारा ग्रो कर रहा है। और फिर रिपीट ऑर्डर भी आ रहे हैं हम लोगों के पास, वो भी ग्रो ही कर रहा है, देखते देखते वो काफ़ी ग्रो किया है। काफ़ी तो नहीं लिखेंगे हम लोग, देखते देखते कितना ग्रो किया वो एवरेज बोल सकते हो आप, और या फिर ऐसे बोल सकते हो फ्रॉम 4% टू इट हैज़ कम टू 63% ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, फ्रॉम 16% इट हैज़ कम टू 38% ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। बस ऐसे ही लिखना आपको। देखिए प्रोडक्शन परफॉर्मेंस में मॉडिफिकेशन टू ऑर्डर्स, ओके, इसमें मैनेजर्स, मॉडिफिकेशन में मैनेजर्स with experience either in order taking process, these errors have been reduced substantially in the later months। ऐसे आपको पहले क्या फैक्ट है वो बताना है और उसके बाद कैसे हुआ होगा आपको कुछ सोच के बताना चाहिए। प्रोडक्शन डाउन टाइम क्या हुआ, डाउन टाइम हैव बिन स्टेडीली इंक्रीजिंग इन पास्ट 3 मंथ्स, ओवरऑल एवरेज बता रहे, देखो इतना एवरेज हो रहा है। ओके, सो डाउन टाइम में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर हैज़ टू एनालाइज एंड टेक करेक्टिव एक्शन एट द अर्लीस्ट। अब क्या एक्शन लेना है वो नहीं बता सकते, किस लिए हुआ ये भी नहीं बता पा रहे हैं। ओके, सो इसलिए भी हो सकता है ना कि आप पहले मेड टू स्टॉक बनाते थे, अभी मेड टू ऑर्डर कर रहे हैं ना, तो एज अ कॉन्सिक्वेंस आपको खाली बैठना पड़ रहा होगा बहुत सारा समय, क्योंकि ऑर्डर आएगा तभी काम करेंगे, मेड टू स्टॉक में तो काम चालू नहीं है।
तो इसलिए ये भी एक पॉइंट लिखा हुआ, अर्जेंसी ऑफ इशू कैन बी कंपाउंडेड बाय द फैक्ट दैट सेल्स अंडर द मेक टू ऑर्डर मॉडल हैव बीन इंक्रीजिंग स्टेडिली ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स। इसलिए भी हो सकता है कि प्रोडक्शन डाउन टाइम बढ़ रहा हो। लेबर आइडल टाइम में आप सप्लायर के साथ अच्छे से अग्रीमेंट करिए। डिलीवरी साइकिल टाइम में ऑन टाइम डिलीवरी और बेटर करने के लिए आपको वो मॉडिफिकेशन पे और ज़्यादा कंट्रोल लाना पड़ेगा, आप वो बता सकते हैं। और उसमें वो कॉम्पेंसेशन देते हो आप, वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट डिलीवरी कितना इंपॉर्टेंट है उसको आपको बताना चाहिए। The management has to take steps that this is kept to the minimum in order not to stem loss of revenue as also to build brand loyalty with the customer base। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जब अपने बात करें तो आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा रिपीट ऑर्डर्स बाय कस्टमर्स और सेल्स मिक्स हम लोगों का कैसा ग्रो कर रहा है। तो भाई अभी नया सिचुएशन क्या है, 4 से 63 हो गया, वो बता दीजिए, मतलब ये पॉजिटिव सिग्नल है, एक्सेप्टेंस आ रहा है। सेल्स मिक्स में आपको ये बोलना चाहिए कि पहले कितना था और अभी कितना हो रहा है। तो ये एक तरह से मॉडल सक्सेस हो रहा है। बस इसमें एक एवरेज का वर्किंग किया हुआ है वर्किंग नोट में, जो आप कर भी सकते थे नहीं भी कर सकते थे। मंथली एवरेज के बारे में कुछ ऐसा बोला नहीं है, ये ऑप्शनल वर्किंग है। क्वेश्चन में कर सॉल्यूशन में करके दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको करना ही करना है। ठीक है, सो आई होप ये 2 क्वेश्चन क्लियर है आपको। कोई क्वेरी है आपकी इसमें? एनी क्वेरी यू आर हैविंग? नो। तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन में चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन टारगेट कॉस्टिंग और वैल्यू चेन एनालिसिस को लेके एक डिस्कशन कर रहा है। इसमें एक कंपनी है जो टॉय बना रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, एक्स इज़ अ लीडिंग टॉय मैन्युफैक्चरिंग फर्म हैविंग कमेंस्ड इट्स कमर्शियल ऑपरेशंस इन ईयर 1990। द फर्म हैज़ अ स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया। It sells toys through retail outlets and the firm's website. X has been pioneering the concept of quality and safety in toys and has been instrumental in raising the quality standards of toys in the Indian market. ठीक है, तो X mission is to influence parents to spend on toys that enable every child to grow with quality toys that contribute to his or her wholesome development. X procures the materials from a number of suppliers. Procurement की बात हो रही है यहाँ पर। All of the purchase material are dispatched to warehouse located at the factory and are held unless they are moved to production. After production is completed, finished toys are moved to X retail outlets. Finished toy का movement का बात कर रहे हैं। By its own vehicles. Each week vehicle follows the same time schedule regardless of the weight they are carrying। मतलब वो जाता ही जाता है और वजन चाहे जो भी हो। Finished toys that are sold through X website are dispatched to its distribution center। X का अपना वेबसाइट भी है जहाँ से वो टॉय सेल करता है, बट वो उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से एग्जीक्यूट होता है। X has recently got the contract to manufacture a new toy that is TYZ। टॉय जेड समझ लो, अ मिनी कार्टून बेस्ड ऑन अ कैरेक्टर फ्रॉम अ फेमस इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म। एक्स हैज़ नॉट बीन गिवन एनी टारगेट प्राइस, hence is free to set the selling price of TYZ, however must pay a royalty of 10% of selling price to the film director. X is also planning to sell TYZ through its retail outlets. X has decided to follow target costing technique for TYZ. Marketing manager has determined the selling price to be around 1750 per टॉय जेड एंड एक्स नीड अ मार्जिन ऑफ 26% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय जेड। तो मार्जिन मालूम है, रॉयल्टी मालूम है। ऐसा कैलकुलेशन हम लोग पहले भी किए हैं कि जब हम लोग को मार्जिन मालूम है और रॉयल्टी मालूम है, ओके, तो हमारा नेट कॉस्ट क्या होना चाहिए। सेलिंग प्राइस मालूम है, मार्जिन मालूम है, रॉयल्टी मालूम है, ऐसा सम है अपने मैट में भी है। तो इससे अपने को पता चलेगा कि अपना नेट टारगेट कॉस्ट क्या होना चाहिए। फॉर द एस्टिमेटेड कॉस्ट per toy Z, refer annexure. Discuss 3 primary activities of value chain through which X can minimize gap if any। इस सब में एक नया चीज़ क्या दे दिया देखो, discuss 3 primary activities of value chain through which X can minimize gap if any। What is the meaning of gap? Gap मतलब होता है gap between the planned cost and actual cost। तो इसलिए यहाँ पे एक और लाइन दिया, for the estimated cost refer annexure। सो इसका मतलब यहाँ पे टारगेट कॉस्टिंग टेक्निक ये फॉलो करना जा रहा है
तो टारगेट कॉस्ट इससे आ जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस मालूम है, मार्जिन मालूम है, रिटेलिंग आउटलेट रॉयल्टी मालूम है, तो यहाँ टारगेट कॉस्ट आएगा। उसके बाद एस्टिमेटेड कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर आएगा, तो दोनों में गैप आ सकता है। तो उस गैप को मिनिमाइज करने के लिए बोल रहा है प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऑफ वैल्यू चेन को डिस्कस करो। प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऑफ वैल्यू चेन में याद है क्या नाम क्या क्या होता था? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, सर्विस। तो अभी अगर हम ठीक से पढ़े ना तो यहाँ इनबाउंड के बारे में बोल ही रहा था, डिस्पैच कर रहे हैं हम लोग कैसे, उसके लिए आउटबाउंड बोल रहा है, ठीक है। देन ऑपरेशंस के बारे में यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है, बट आप चाहो तो ऑपरेशंस के लिए भी कुछ बोल सकते हो, जैसे कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी इन टॉयज़ को लेके लोग इसमें बात तो कर ही रहा है, रेजिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ टॉयज़, ये आपका एक तरह से ऑपरेशंस के बारे में डिस्कशन है। और फिर आपका इंटरनेशनल मार्केट में टच बना है, एक नया टॉय का ऑर्डर आया है जिससे मार्केटिंग एंड सेल्स में काम हो रहा है, इसके बारे में आप यहाँ पे बोल सकते हो। ओके, सो दिस वे यू कैन थिंक ऑफ सम एक्टिविटीज़ ऑफ वैल्यू चेन ओवर हियर नाउ। उसके बाद आपको एनेक्चर में एस्टिमेटेड कॉस्ट दिया हुआ है, तो इससे जोड़कर हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालेंगे और पहले टारगेट कॉस्ट निकालते हैं। चलिए, इसमें वर्किंग थोड़ा सा ठीक प्रैक्टिकली हो गया कि पहले आप टारगेट कॉस्ट निकालिए, टारगेट कॉस्ट निकालिए पहले इसमें, विच विल बी टारगेट सेलिंग प्राइस यानी कि 1750, लेस करिए आप रॉयल्टी विच इज़ 10%, तो 175, फिर लेस करिए आप सेलिंग प्राइस पे मार्जिन, लेस करिए आप मार्जिन 1750 का 26%, 1750 का 26% इज 455, so 1750 minus 175 minus 455, this is coming 1120, ठीक है। so this is our target cost and then estimated cost will be इन सबको ऐड करिए 150.5, 122.5, अदर मटेरियल का नोट है, लेबर, ये टॉय जेड का स्पेसिफिक प्रोडक्शन ओवरहेड, स्पेसिफिक सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आएगा ही। और टॉय जेड रिक्वायर 0.7 kg ऑफ अदर मटेरियल, दीज अदर मटेरियल्स आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम अ सप्लायर एट अ कॉस्ट ऑफ 280 per kg and around 5% of all purchased materials are found to be downgraded. So this will be 0.7 into 280 divided by 95%, ठीक है। 0.7 into 280 divided by 95% करने से आ रहा है 206.32। 5% अगर डाउनग्रेड है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वांटिटी तो परचेज करना पड़ेगा ना, तो डिवाइड बाय 95%। अब आप ये सारा कॉस्ट को ऐड करिए, 150.5, 122.5, 420, 132.3, 166.6 और 206.32, ये टोटल कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 1198.22 आ रहा है। ये टोटल करेंगे 1198.22 आ रहा है, ठीक है। सो कैन यू अंडरस्टैंड द कॉस्ट गैप? गैप इज एक्सेस कॉस्ट, जिसको आप एक्सेस कॉस्ट बोल सकते हैं, जो हमारा लग रहा है -1120 करके 78.22। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल तो मिला आपको। अब आपको कमेंट्स लिखना है प्राइमरी एक्टिविटीज़ को लेकर, जिससे कि कॉस्ट गैप कम हो सके। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स है, मार्केटिंग सेल्स है, आप कोई भी 3 चूज़ कर लो। प्रोडक्शन के बारे में भी लिख सकते हो आप, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस के बारे में यहाँ कोई जिक्र नहीं है, मन से बनाने की बात हो जाएगी। अगर आप इन तीनों के बारे में लिखेंगे तो कुछ कुछ मसाला है। सो कॉस्ट कम करने के लिए आपको बताना है, टू मिनिमाइज गैप आप डिस्कस करो, तो डिस्कशन करो लेकिन गैप मिनिमाइज करने के लिए करो। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की यदि हम बात करें तो वो क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे बोल सकते हो जस्ट इन टाइम सिस्टम इम्प्लीमेंट करिए, आपका यहाँ पर इतना जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना रखे हो, वेयर हाउस बना रखे हो, जहाँ पर आप गुड्स मंगाते हो पहले फिर रखते हो,
आपका कैरिंग कॉस्ट बहुत लगता है, डायरेक्ट आप प्रोडक्शन पे क्यों नहीं डिलीवरी करवाते हो, कॉस्ट कम होगा। फिर आउटबाउंड में आप बोल सकते हो कि यहाँ पे व्हीकल्स फॉलो द सेम शेड्यूल रिगार्डलेस ऑफ वेट दे आर कैरिंग, तो दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग द कॉस्ट। बिना वेट के भी वो सेम शेड्यूल फॉलो करता है, तो इट शुड बी अगेन ऑन सम सिस्टम वेयर बाई यू नो आपका जो रिटेल आउटलेट्स हैं वहाँ पर कुछ EDI सिस्टम लगा दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम, कुछ टेक्नोलॉजी बैठा दिया जाए जिससे कि सब कोई अपना अपना रिक्वेस्ट डालेंगे और जब इतना रिक्वेस्ट हो जाएगा इकट्ठा तो उसी समय व्हीकल डिस्पैच कर देंगे, ठीक है। और आप अगर एक ही शेड्यूल फॉलो करोगे कॉन्सिस्टेंटली तो जिसको जब ज़रूरत होगा उस समय टॉयज़ मिलेगा, नहीं तो वो सेल लॉस्ट भी होगा, ओके। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कोई EDI सिस्टम बनाइए जिससे मल्टीपल रिटेल स्टोर का रिक्वायरमेंट इकट्ठा हो सके, पुल अप हो सके और फिर एक साथ सारा डिस्पैच हो सके एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, नॉट एज पर द वीकली शेड्यूल। फिर मार्केटिंग एंड सेल्स में आप बोल सकते हो कि और प्रमोशन करो, आप इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करो, क्योंकि आप इंटरनेशनल फिल्म बेस्ड कोई टॉय बना रहे हो, ओके। सो वो भी आप बोल सकते हो। तो इस तरह से आप देखिए, पहले गैप का पॉइंट डिस्कशन हो गया, उसका वर्किंग नोट नीचे में दिया हुआ है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में आप जस्ट इन टाइम के बारे में बात करिए, पहले ये बताइए कि इन लोग का सिस्टम क्या चल रहा है और फिर आप इम्प्रूवमेंट का ज़रिया बताइए। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में EDI सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दीजिए, दैट विल हेल्प टू इम्प्रूव वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स बाय ऑटोमेटिकली इन ट्रैकिंग इनबाउंड शिपमेंट्स एज वेल एज आउटबाउंड प्रोडक्ट्स। इन EDI सिस्टम वैसे इनबाउंड में भी हेल्प करता है कि सप्लायर को हम लोग कैसे ऑर्डर प्लेस करें जिससे कि सप्लायर भी फास्ट हम लोगों को सप्लाई कर सके, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ इट विल इम्प्रूव वेयर हाउसिंग एज वेल एज इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों में वो हेल्प करेगा, ओके। उसमें इसमें यहाँ पर आपका एक लाइन है जो मैं उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ इसको पढ़कर। यहाँ पे इन्होंने जब लिखा कि ये लोग अभी ऐसा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं जिससे कि रिटेल आउटलेट्स में अननेसेसरी गुड्स भिजवा देते हैं। तो अगर इसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वीकली, जैसे वो लिखा ना रिगार्डलेस ऑफ वेट दे कैरी, इसका मतलब, और वो मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहा है। जैसे रिगार्डलेस ऑफ वेट दे कैरी का मतलब खाली भी जाता है, बट इस लाइन का मतलब जब लिख रहे लोग यहाँ पर कि डिलीवरीज डू नॉट कंसिडर वेदर द टॉयज रिक्वायर्ड एट रिटेल आउटलेट्स और नॉट, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हर बार फुल लोड ही हम लोग भेज देते हैं रिटेल आउटलेट्स में, भले ही उसको टॉय चाहिए कि नहीं चाहिए। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ये लाइन, मतलब क्वेश्चन से रिलेट करके नहीं लिखा हुआ है लग रहा है, बट आपको ये लिखना चाहिए कि वो रिगार्डलेस ऑफ वेट दे कैरी खाली ट्रांसपोर्टेशन करने के वजह आपको EDI सिस्टम से सबका रिक्वायरमेंट प्रोक्योर करके हमेशा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड डिस्पैच करना चाहिए, ना कि वीकली शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। ये मेरा सजेशन है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शुड फॉलो एवरी वीक ट्रांसपोर्टेशन, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज़ नॉट एन एफिशिएंट वे, दिस इज़ करेक्टली रिटन हियर। देन मार्केटिंग एंड सेल्स में आप प्रमोशन करो इंटरनेशनल मार्केट में, अपने वेबसाइट पे और इन्वेस्ट करो, इंटरनेशनल कस्टमर को अट्रैक्ट करो, ठीक है। तो दिस वे आप अपना वैल्यू चेन को ऑप्टिमाइज़ करके रिकॉन्फिगर करके कॉस्ट सेविंग्स कर सकते हो। बस सम सजेशंस यू हैव टू गिव। अब ये सब सजेशन जब अपने देते हैं तो उसका एक्सेप्शन भी बताना चाहिए कि देयर मे बी सम कॉस्ट टू द सॉल्यूशन दैट यू आर अगेन थिंकिंग। जैसे JIT में ये बात लिखा हुआ है, X माइट हैव टू पे एडिशनल पे आउट टू सप्लायर फॉर JIT परचेजिंग टू वर्क। अब आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में आपने लिखा इम्प्लीमेंट EDI, तो इट विल रिक्वायर अगेन सेटअप टाइम एंड लर्निंग कर्व टू इम्प्लीमेंट द सेम, ठीक है। तो आपको हर एक जगह का अपना एक कॉस्ट भी बताना चाहिए, तो बेनिफिट भी बताना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका वर्किंग 78.22 आ गया। इस तरह से तीनों क्वेश्चन हो गए हमारे, ओके। नाउ नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 4. So in this fourth question, what we will talk is, fourth question is about throughput accounting, okay. थ्रूपुट अकाउंटिंग आपने पढ़ाई है, थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट अपने को दिख रहा है, मैं हल्का हल्का आपको दिखा रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आपको हिम्मत दूँ कि आप अपने आप कर पाए, ना कि आपका हाथ पकड़ के पूरा आपको करा दूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट करिए, वरना आपका कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। मेरे को तो अब यही है कि पहले मैं हाथ से पूरा
सब कुछ कर करके दे रहा था आप लोगों को। अब केस स्टडी मुझे पर्टिकुलरली ऐसा कुछ तरीका से पढ़ाना चाहिए ना कि सिंस आप ऑलरेडी एग्ज़ाम के पास आ चुके हो, तो इस तरह से पढ़ाना चाहिए ना कि आपको भी करने में आसान लगे। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, देखो आसान है। आपको अगर हेल्दी कॉन्वर्सेशन करना आता है, हेल्दी कॉन्वर्सेशन एज इन बातचीत करनी आती है किसी कंपनी के बारे में, उसके समस्या के बारे में, उसका सॉल्यूशन देने आता है और उस सॉल्यूशन का भी कॉस्ट सोचना आता है, तो हो गया बस। और बाकी तो जो क्लास में करते हैं उस वो मोर देन इनफ है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखो 2 प्रोडक्ट है कंपनी का, Z और D, और इनके पास मशीन आवर का सप्लाई बहुत लिमिटेड है। सेलिंग प्राइस है, मटेरियल कॉस्ट है, फिर मशीन आवर्स है और एनुअल डिमांड है, और एक ऑनलाइन बुकिंग ऑलरेडी एक्सेप्टेड फॉर है। इसका मतलब हो गया ये मिनिमम कमिटमेंट है, मिनिमम कमिटमेंट। ओके, मिनिमम कमिटमेंट आपको इतना यूनिट्स का करना ही पड़ेगा, कंप्लीशन करना ही पड़ेगा। याद आ रहा है, प्राण जाए पर वचन न जाए। ड्यू टू पुअर प्रोडक्टिविटी लेवल्स, लेट ऑर्डर एंड डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स ओवर रिसेंट ईयर, CEO हैज सजेस्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ थ्रूपुट अकाउंटिंग इन द कंपनी. Total of all factory cost is also given excluding material. So it is like conversion cost. This is like your conversion cost. Okay. So now question बोल रहा है using throughput accounting, prepare statement to determine the optimum production mix and maximum profit for the next year. आपको बोल रहा है prepare करो statement to determine the optimum production mix and maximum profit of the next year, which is very simple. आपको रैंकिंग करके एलोकेशन करना है। रैंकिंग कैसे करेंगे, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन आपको मालूम है, इन दोनों को माइनस करने से, सेल्स माइनस मटेरियल कॉस्ट करने से थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, डिवाइड बाय मशीन आवर करने से थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर आवर। ओके, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर आवर आ गया, फिर रैंकिंग कर लिया। रैंकिंग करने के बाद आपका 4000 आवर्स को पहले इस 400 और 1200 में दे दोगे, तो जो बचेगा उससे फिर रैंक में एलोकेशन करोगे। ठीक है, उससे फिर फाइनल प्रॉफिट निकाल दोगे। तो ये कैसे होगा, बहुत सिंपल सा है। इसमें आप देखिए आंसर, इसमें आपका स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग किया हुआ है, जिसमें आपका ये थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर आवर आ रहा है, जिसमें फिर आपका रैंक 1 और 2 आ रहा है। अब इसमें जो रैंक किया है वो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर आवर से भी कर सकते हो, और एक तरीका है रैंकिंग करने का थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो, इससे भी रैंकिंग कर सकते हो। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो कैसे आता है आपको ये भी सिखाया हुआ है, विच इज़ इक्वल टू थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर आवर डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट पर आवर। ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट पर आवर कैसे आएगा, आपका टोटल कन्वर्जन कॉस्ट है, देखिए यहाँ पर 142,60,000, उसको डिवाइड कर दीजिए आप 142,60,000 को 4000 से, बिकॉज वही आपका मैक्सिमम आवर ऑपरेट हो सकता है। तो दिस इज़ ₹3565 पर आवर। सो 3565 पर आवर यदि आपका कॉस्ट है और आपका रिटर्न इतना है, तो दोनों को डिवाइड करने से थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो आता है, उसको निकाल के रैंक किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है रैंक करने का, बट अभी आप देखो जो रैंक इससे आएगा वही रैंक इससे आएगा, क्योंकि दोनों में जो डिवाइड होना है वो तो 3565 से ही होना है ना। तो जिसमें थ्रूपुट रिटर्न पर आवर ज़्यादा होगा वही प्रेफर्ड होगा। बट थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो का फिर यूज़ क्या मैं बाद में बताऊंगा। ये मतलब उतना ज़रूरी नहीं था कि आप यहाँ पर इसी से सम करते, आप डायरेक्ट यहाँ पे रैंकिंग करके भी सम कर सकते थे और वो करेक्ट होता। इसका यूज़ क्या है मैं वो बताऊँगा जब आगे का सब्सिक्वेंट पार्ट पढ़ूँगा। तो 1, 2 में जब रैंकिंग हो गया, उसके बाद आपको पहले मिनिमम वाला बनाना है, उसके बाद जो आवर्स बच गए, आप देखिए बाकी का जो बचा हुआ आवर्स था 2400, उसको हमने रैंक 1 को दे दिया, विच इज़ Z, और उससे हमारा Z का टोटल 1500 प्लस 400 1900 बन गया, और फिर D का हमारा 1200 यूनिट्स बन गया। ओके, उसका आपका टोटल कॉस्ट टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, और उसमें से आपने फैक्ट्री कॉस्ट को माइनस कर दिया, तो टोटल प्रॉफिट निकल आया। ऑलराइट, सो ये तरीका हमने फॉलो किया, सिंपल। सो ये फर्स्ट पार्ट बहुत इजी था। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनलाइन बुकिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो आपने सिंस ऑनलाइन बुकिंग कर ली है 400 और 1200 की, तो आपका कुछ नुकसान हुआ होगा, क्योंकि आपको पहले उसको कमिट करना, किया हुआ चीज़ को बनाना पड़ेगा।
आप मतलब क्या हुआ, जैसे अगर ये मिनिमम कमिटमेंट नहीं होता तो आपका ये ऑप्टिमम मिक्स टेबल कैसे बनता, आप ऐसे सोचो। अगर ये मिनिमम कमिटमेंट नहीं होता तो ऑप्टिमम मिक्स टेबल कैसे बनता। इफ़ नो कमिटमेंट ऑफ डिलीवरी, इफ़ नो कमिटमेंट ऑफ डिलीवरी, तो आप सारा आवर्स रैंक 1 को देते, फर्स्ट जेड वुड बी प्रोड्यूस्ड, और मैक्सिमम डिमांड जेड का कितना है वो देखो। आप ऐसा थोड़ी है कि जेड को ही सारा दे देते, मैं जेड का तो एक मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है ना, जेड का मैक्सिमम डिमांड कितना दिया हुआ है, 2000 यूनिट्स का दिया हुआ है, और डी का 1600 का दिया हुआ है। तो आप पहले जेड का 2000 बनाते, जेड वुड बी प्रोड्यूस्ड, और कितना यूनिट्स बनता जेड का 2000 यूनिट्स, उसमें कितना आवर चला जाता, उसमें कितना आवर चला जाता, उसमें 1.6 से मल्टीप्लाई करके 3200 चला जाता, मेरे पास 800 और बचता, और रिमेनिंग से 800 से कितना डी बनता, 800 घंटा में डिवाइड बाई डी का एक यूनिट में 0.8 आवर लगता है, तो 1000 यूनिट्स बनता, एंड देन 1000 यूनिट्स ऑफ डी। तो इससे क्या कंट्रीब्यूशन आता वो निकालो, जेड का 2000 और डी का 1000, जेड का 2000 और डी का 1000 आप बनाते, तो कंट्रीब्यूशन क्या आता, दोनों का पर आवर कंट्रीब्यूशन हम लोग को, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन ले लो ना, मालूम है 9000 और 2800, तो 9000 और 2800 से मल्टीप्लाई करिए तो 2000 इंटू 9000 और 1000 इंटू 2800, ये ऐड करके एमआरसी से आ रहा है 208 लैक्स, 2 करोड़ 8 लाख। और अभी हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है, 2 करोड़ 4 लाख 60 हज़ार, तो माइनस कर दीजिए 20460,000, रिजल्ट आ रहा है 3,40,000। ये रहा, एक्स्ट्रा कमाई हो सकता था अगर हम वो मिनिमम कमिटमेंट को फॉलो नहीं करते। यहाँ पे एक और अल्टरनेट तरीका से दिया हुआ है, बात एक ही है, मैंने और सिंपली तरीका से आपको बता दिया कि अगर एक कमिटमेंट नहीं होता, इफ़ नो मिनिमम कमिटमेंट ऑफ डिलीवरी, तो हम लोग क्या करते, सारा पहले जेड को देते और फिर बचा हुआ से डी बनाते, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है और इसका कंट्रीब्यूशन को कंपेयर कर लो, 340 आपका और आ सकता था। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट है रेकमेंड द ऑप्शंस टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पे कुछ नया बात आ गया, इसमें एक्चुअली लॉस ऑफ प्रॉफिट को कम करने के लिए और बेटर क्या हो सकता था, इसमें थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो को यूज़ करना चाहिए, जो यहाँ पर अब किया हुआ था ना, मैंने बोला कि उसमें ज़रूरत नहीं था, बट यहाँ पे अब थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो को यदि आप रेफ़र करते हो तो दिखा रहा है कि Z में बहुत फ़ायदा है 1.58। इसका मतलब क्या होता है थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो का, कि आपका 3565 जो कॉस्ट है उसके अगेंस्ट में 5625 का रेवेन्यू है, तो D में जो कॉस्ट है उससे कम रेवेन्यू है, Z में कॉस्ट से ज़्यादा रेवेन्यू है, तो इनफ्लो ज़्यादा है Z में कॉस्ट के मुकाबले, तो Z ही सरप्लस जनरेट कर रहा है, D आपके लिए सरप्लस जनरेट नहीं कर रहा है, आपको तो D बनाना ही नहीं चाहिए। अगर ट्रूली यहाँ पे आप इफ़ेक्टिवनेस की बात करें, आप प्रॉफिट को बढ़ाने की बात करें, तो यू शुड नॉट मैन्युफैक्चर D। तो लास्ट यहाँ पर रिकमेंडेशन में नाउ यूज़ थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो लेस देन 1 मीन्स प्रोडक्ट इज़ नॉट वायबल, उसमें आपका आउटफ्लो ज़्यादा लग रहा है, इनफ्लो कम आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट Z पे फोकस करना चाहिए। तो क्या बोलते हैं कि D पूरा का पूरा हटा देना चाहिए, बट ये भी सुझाव नहीं देते कभी कि कोई प्रोडक्ट चल रहा है, मार्केट बना हुआ है, डिमांड है, तो उसको हटा देना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सुझाव देना चाहिए कि फिर D आप घर पे मत बनाओ, हो सकता है आपका बनाना कॉस्टली हो रहा हो, आप हो सके तो D को बाज़ार से, हो सके तो D को बाज़ार से लेके बेच दो, सब कॉन्ट्रैक्ट कर दो, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। सो देयरफॉर Z शुड कंसिडर, देखो वेज ऑफ इम्प्रूविंग थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो ऑफ प्रोडक्ट D, ओके। और यहाँ पर एक करेक्शन है, प्रोडक्ट Z has a throughput accounting ratio of 1.58 while D has a throughput accounting ratio of 0.98. This indicates that hourly return from product A नहीं होगा, यहाँ पे Z होगा, can cover the hourly factory cost
इट इज़ प्रॉफिटेबल, मतलब Z प्रॉफिटेबल है और D आपका प्रॉफिटेबल नहीं है। तो अब D का एक तरीका मैंने बोला सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हटा ही देना सही है। अब D का देखो सेल प्राइस बढ़ाओ, उसका मटेरियल कॉस्ट घटाओ, उसका आवर्स घटाने का कोशिश करो, तो आपका हो सकता है कि D में और फ़ायदा है। हो सकता है आप अपना बॉटल नेक कैपेसिटी को भी थोड़ा सा बढ़ाने का कोशिश करो। तो इसमें सुझाव बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, जैसे कि सेलिंग प्राइस बढ़ाइए, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट घटा दीजिए, एफिशिएंसी बढ़ाइए, बॉटल नेक को रेज अप करिए। बॉटल नेक को भी आप रेज अप कर सकते हैं जिससे कि और आवर्स मिले, तो आप और कुछ भी कर सकते हो वहाँ पर। डी का पूरा डिमांड मीट करने से क्या पता और थोड़ा सा फ़ायदा हो हम लोग को। और फिर प्रायोरिटाइज प्रोडक्शन ऑफ जेड सिंस इट इज़ मोर प्रॉफिटेबल। ओके, तो यहाँ पर वापस एक वर्किंग करके दिखा रहे हैं कि आप since machine hours are the bottleneck, if production for entire 4000 hours is focused on Z, return yielded will be sufficient to cover factory overheads। मतलब अगर आप D को पूरा हटा ही देते हो, if you will discontinue D, what will happen, तो सारा आवर्स आप Z को दे दोगे, तो उसके बाद क्या होगा, आपका 800 घंटा खाली रह जाएगा। वो 800 घंटा आप D को दे रहे हो, जिससे आप 1000 यूनिट बना रहे हो ना, तो आपको कुछ फ़ायदा तो हो ही रहा है, उससे एक आपका इनकम तो बढ़ ही रहा है ना। तो मैक्सिमम डिमांड फॉर डी इज 1600 यूनिट्स, देयरफॉर बैलेंस ऑफ 600 यूनिट्स कैन बी मेट थ्रू सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ये भी बोला जा सकता है। मतलब इफ़ डी इज़ डिसकंटिन्यूड व्हाट कैन हैपन इज, अगर आप डी पूरा डिसकंटिन्यू कर सकते हो, देन कैपेसिटी विल बिकम आइडल। तो उस आइडल कैपेसिटी का क्या करोगे, इसलिए डी कंटिन्यू रखो। पूरा जो डी का डिमांड मीट नहीं कर पा रहे हो आप, एक ऑप्शन क्या हो रहा है इसमें कि डी का रिमेनिंग जो आप नहीं बना पा रहे हो वो आप आउटसोर्स करो। आउटसोर्स रिमेनिंग, ये थोड़ा लिखा नहीं जा रहा है, यहाँ लिखा हुआ ही आप देखो, ऑप्शन ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग ईदर अ पार्ट और होल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट डी। क्या तो पार्ट या फिर होल, क्या समझे, क्या तो पार्ट में या होल में आप डी को आउटसोर्स कर सकते हो। जो मैं आपको उस समय बोल रहा था कि आप क्या तो डी पूरा बनाने के वजह पूरा ही सब कॉन्ट्रैक्ट कर दो, या फिर जितना खाली कैपेसिटी है उसमें डी बनाइए, कुछ तो फ़ायदा हो ही रहा है। तो आप यूज़ आइडल कैपेसिटी फॉर डी, ओके, बट डी का पूरा डिमांड नहीं हो रहा, तो क्या करें, पूरा डिमांड फुलफिल नहीं हो रहा, तो रिमेनिंग आप आउटसोर्स करिए या फिर पूरा ही आउटसोर्स कर दीजिए, कैपेसिटी आइडल रहने दीजिए। कैपेसिटी आइडल भी रहने दे सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगेन आप सुझाव दे रहे हैं आउटसोर्स करें, तो आउटसोर्स का थोड़ा रिस्क बता दीजिए। रिस्क है कि क्वालिटी ख़राब हो सकता है, सीक्रेट लीक हो सकता है, सप्लायर पे कंट्रोल नहीं रहता है हम लोगों का, तो रिस्क एसोसिएटेड विथ आउटसोर्सिंग भी बता दीजिए। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना कि आप यहाँ पे थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो को यूज़ करके कमेंट करें। पहला आप बोल रहे हैं कि हम लोग डी को रखते हुए भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, और दूसरा आप बोल रहे हैं कि डी को बंद कर दीजिए। इन जनरल अगर ये आंसर आप नहीं पढ़ते तो शायद आपके मन में एक ही बात आती कि डी को बंद कर दीजिए, बट अभी क्या बोलना है, डी को कंटिन्यू करिए सब कॉन्ट्रैक्ट करने के वजह, और डी को आप चाहो तो सेल प्राइस बढ़ाकर, मटेरियल कॉस्ट घटाकर भी कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है पार्ट 4। पार्ट 4 में बोल रहा है लिस्ट वेरियस वेज बाय विच प्राइस कस्टमाइजेशन कुड बी डन। ये आपका प्राइसिंग स्ट्रेटजी चैप्टर का एक पॉइंट होता है, थ्योरी पॉइंट। प्राइस कस्टमाइजेशन कैसे कैसे किया जाता है, इसमें अलग अलग वेज होता है, जैसे कि बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन। ओके, जैसे कि आप अलग अलग प्रोडक्ट्स का वेरिएशन निकालते हो। एग्जांपल बताया था इसमें मैंने कभी, मोबाइल फ़ोन विथ मोर स्टोरेज 64 GB 128 GB, तो ये बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन हो गया। तो बेस प्राइस है, उसके बाद जितना आप एक्स्ट्रा चाहोगे वो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा एट एक्स्ट्रा प्राइस। बेस्ड ऑन कस्टमर्स पास बिहेवियर, मतलब आपका कस्टमर यदि अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, गुड पेमेंट रिकॉर्ड रखता है, तो आप उसको ऑफ़र कर सकते हो अच्छा प्राइस। ओके, नेक्स्ट बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स, मतलब पॉपुलेशन का क्लासिफिकेशन, सीनियर सिटीज़न के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है, वैसा कुछ रेलवे फेयर जैसे होता है फॉर सीनियर सिटीज़न, चिल्ड्रन, मिलिट्री पर्सनल के लिए।
और बेस्ड ऑन टाइम डिफरेंशियल हो गया कि कोई मुझे अगर एक साल का पेमेंट दे देगा तो मैं डिस्काउंट दे दूंगा, तो दैट इज़ टाइम डिफरेंशियल। ओके, जैसे डिस्काउंटेड प्राइस फॉर डेटा यूसेज प्रोवाइडेड बाय ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर इफ सब्सक्रिप्शन इज पेड फॉर 6 months और मोर। नेक्स्ट आ रहा है मतलब ये प्राइस कस्टमाइजेशन आपको याद रखना है, ये सब आपका बेसिक्स है प्राइसिंग चैप्टर का, थोड़ा थ्योरी है बट आपको याद रखना है पास बिहेवियर पे, डेमोग्राफिक्स पे, प्रोडक्ट लाइन पे और टाइम पे। नेक्स्ट आ रहा है लिस्ट वेरियस वे गिवन दैट प्रोडक्ट Z and D are respectively in maturity stage and introduction stage of their life cycle, state most appropriate pricing policy that could be followed by Z and D as per their life cycle। अगर Z अपने maturity stage पे है तो what pricing strategy you can recommend। maturity stage पे प्राइस सेम रखा जाता है, प्राइस वॉर ऑलरेडी चल रहा होता है, अगर कॉम्पिटिटिव सिनेरियो बहुत हार्श हो रहा है तो थोड़ा प्राइस रिड्यूस भी किया जा सकता है, बट मैच्योरिटी स्टेज में सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रहता है। ये Z के लिए एडवाइस है। और D के लिए एडवाइस है, अगर वो इंट्रोडक्शन स्टेज पे है तो दो केस हो सकता है कि वो एकदम इनोवेटिव प्रोडक्ट है मार्केट के लिए तो स्किमिंग करो, अगर इनोवेटिव प्रोडक्ट है मार्केट के लिए तो स्किमिंग करो, और अगर मार्केट में वो कॉम्पिटिटिव सिमिलर प्रोडक्ट है तो फिर आपको पेनिट्रेशन करना चाहिए। सिमिलर प्रोडक्ट है, कुछ भी यूनिकनेस नहीं है तो आपको पेनिट्रेशन करना चाहिए। यही चीज़ यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है डिटेल में। और देखो दोस्त, आप लोग इसका डिटेल देख के घबरा मत जाना, आप इसका की टर्म्स को देखना, डिटेल अपना जितना एग्ज़ाम में याद आए उतना ही लिखना, इलेबोरेटिव अननेसेसरी नहीं करना। ये जो इन लोग आंसर लिखते हैं सब सजेस्टेड है, बट ये नहीं कि ये फाइनल आंसर है। हमने कभी नहीं देखा है कि आपको यही आंसर एज इट इज़ लिखने से ही फुल मार्क्स मिलता है। हमने हमारे एक स्टूडेंट का लास्ट टर्म में 85 मार्क्स आया था, तो उसके पेपर को जब इवैल्यूएट किया था तो समझा था ना, आपको भी वो वीडियो बना के दिखाया था कि एकदम क्रिस्प एंड शॉर्ट आंसर्स लिखा हुआ है, कोई डिटेलमेंट नहीं है अननेसेसरी, बट फुल मार्क्स हर जगह लेके गया है। तो आप अगर ये की सेंटेंस उनको दिखाते हो तो भी आपका काम बनता है। तो थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा स्कीमिंग में क्या करते हैं, थोड़ा सा बताना पड़ेगा पेनिट्रेशन में क्या करते हैं, नॉट एग्जैक्टली व्हाट दे हैव रिटन हैज़ टू बी कॉपीड। ओके, आई होप यू आर फाइन विद दिस डिस्कशन। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं 5th नंबर। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें क्या झोल झाल है, देख के लगता है कि अभी अपने को सम सॉल्व करना है, बट एक्चुअली इसमें सम सॉल्व करने का कोई बात ही नहीं। इसमें क्या हो रहा है कि कंपनी है ABC लिमिटेड, कोई केमिकल का फैक्ट्री चलाता है, और ऐसा जगह लोकेटेड जहाँ पे पानी का बहुत शॉर्टेज है, ठीक है, और ले देकर 19,000 किलोलीटर्स का सप्लाई मिला है। तो माइंड में क्या आ रहा है, की फैक्टर है, कांस्टेंट है। अब उसके यहाँ पे 2 केमिकल बनता है A एंड B, ओके, और उसका आपको कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, कैपेसिटी, वॉल्यूम, मतलब A का आप इतना बना सकते हो, B का इतना बना सकते हो, दोनों का सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट। मन करता है तुरंत, मन मचलता है वर्किंग करें। यहाँ पे 500 रुपया पर केजी आ रहा है, यहाँ पे 350 आ रहा है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर आवर पर केजी, लीटर वाटर दिया हुआ, लीटर पर केजी इतना लगता है, तो पर लीटर आपका क्या कंट्रीब्यूशन आएगा, 40 रुपया पर लीटर आ रहा है, और यहाँ पे 35 आ रहा है। तो आपने रैंकिंग भी कर लिया, ये रैंक 1 है, ये रैंक 2 है। क्योंकि वाटर हमारा लिमिटेड सप्लाई है तो हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर लीटर ऑफ वाटर निकाल के बैठ गए। नेक्स्ट उसके बाद बोल रहे हैं अंडर रेलिवेंट इनकम टैक्स लॉस, कंपनी जिनका 250 करोड़ तक का टर्नओवर है उनका टैक्स रेट होगा 25%, बाकियों का है 30%। तो कंपनी सोच रहा है कि हम 250 करोड़ तक का ही टर्नओवर रखेंगे, हम टर्नओवर बढ़ाएंगे ही नहीं, क्योंकि अगर हम टर्नओवर बढ़ा देंगे तो हमारा टैक्स स्लैब बढ़ जाएगा। तो विथ कैपेसिटी कॉन्स्टेंट कंपनी हैज़ कैलकुलेटेड दैट it will be still beneficial for company to stick to 250 crore as only a marginal increase in turnover is possible over 250 crore। बोल रहा है कि अगर हम चाहें तो थोड़ा सा टर्नओवर पुश करेंगे तो 250 से ऊपर चला जाएगा, बट फिर टैक्स रेट हाई हो जाएगा, तो हम चाहेंगे हमारा टर्नओवर 250 करोड़ तक ही रहे, क्योंकि हमारा फिर पैट में अफेक्ट आ जाएगा। तो CFO asked management consultant to work out the volume in kg of A and B which would give an optimum maximum contribution given the constraints on capacity, water usage। capacity मतलब A B का अपना capacity limited है ना, 8, 25, 9, 30,
and turnover to avail the concessional income tax benefit. Consultant work out the following product mix using linear programming. linear programming आप लोगों को सिखाता हूँ ना, तो कंसल्टेंट ने linear programming लगा के प्रोडक्ट मिक्स बना लिया. She also proposes another mix which does not meet the constraint on water usage. बोल रही है कि एक ऐसा मिक्स है मेरे पास जिसमें वो वाटर कॉन्स्ट्रेंट का मिक्स मीट नहीं हो रहा है, which so we will end up drawing excess water than permitted by 113 kiloliters, okay, but would result in an increase of 30 lakhs of contribution. बोल रहे 113 किलोलीटर पानी और अगर आप दे देंगे तो हम आपको 30 लाख का कमाई एक्स्ट्रा बता सकते हैं. She says that it is easily possible to do this by managing reporting to the water authorities. बोल रहे अगर रिपोर्टिंग की बात है तो हम लोग कुछ अंदर में झोल-झाल कर लेंगे, बट 30 लाख रुपए हम और कमा सकते हैं. तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे कि आप झोल-झाल करके कमाई का जब बात करते हो ना, तो तुरंत हम लोग एथिकल इशू को रेज कर देते हैं एज अ कंसल्टेंट. ठीक है, मतलब एज एन एडवाइज़र हम लोग कभी भी ये चीज़ प्रेफर नहीं करेंगे. ब्राइबिंग, अंडर रिपोर्टिंग, मिस गवर्नेंस बोलते हैं हम लोग इसको. सो ऑप्टिमल इज़ एज पर लीनियर प्रोग्रामिंग. उसने जो सॉल्यूशन निकाला वो क्या निकाला, ए का 8 लाख बनाओ, बी का 9 लाख बनाओ और उससे 71.5 करोड़ आप कंट्रीब्यूशन कमा सकते हो. और सजेस्टेड मतलब वो एक ऑल्टरनेट सजेशन है ना, जिसमें 30 लाख बोल रहा है एक्स्ट्रा कमा सकते हो. बोल रहे हैं आप ये करोगे तो 30 लाख एक्स्ट्रा कमा लोगे. ठीक है, बट इसके लिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम होगा. और कॉन्स्ट्रेंट्स उसने क्या क्या पकड़ा था कि टोटल सेल्स 250 करोड़ होना चाहिए, तो आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो. 8 लाख 9 लाख, यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको मालूम है 2000 1000, तो 8 लाख इंटू 2000 और 9 लाख इंटू 1000 करने से 250 करोड़ ही आ रहा है. तो वो मैच हुआ. 8.25 लाख का कांस्टेंट था, वो 8 लाख में हुआ. 930 का कांस्टेंट था कैपेसिटी, तो वो 9 लाख पे हुआ. और वाटर यूसेज जो 19,000 तक होना चाहिए था वो 19,000 ही आ रहा है. ये वाला अगर आप मिक्स फॉलो करते हैं तो ठीक है. बट ये मिक्स में क्या फ़ायदा है कि 71.5 लाख आपको मिलेगा, पूरा कांस्टेंट सब कुछ एज इट इज़ मीट हो रहा है. गॉट इट. बट सजेस्टेड में क्या हो रहा है, देखो रेवेन्यू तो उतना ही है, वॉल्यूम ऑफ एबीबी विद इन द कैपेसिटी है, बट यहाँ पे पानी थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ हो रहा है. बोल रहे हैं वो मैनेज कर लेंगे, वो रिपोर्टिंग मैनेज कर लेंगे. CFO इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द कैलकुलेशन. ही वॉन्ट्स यू सीनियर फाइनेंस मैनेजर टू कम अप विद अ प्रॉपर डिस्कशन. तो इसलिए मैंने यहाँ पे तो लिख दिया, देखो फाइनेंशियल का कमेंट्स ही नहीं है. देखने से लग रहा है पूरा सम सॉल्व करना होगा, बट सम तो यहाँ सॉल्व किया हुआ है. आपको क्या करना है, बस कमेंट्री लिखना है, कमेंट बताना है कि भाई देखो यहाँ पर हर एक कंपनी का एक लक्ष्य होता है कमाना, बट कमाने का लक्ष्य का मतलब ये नहीं होता कि वो कोई भी ऐसा रास्ता से कमाएगा, ऐसा तरीका से कमाएगा जिससे कि कंपनी का रेपुटेशन पे हानि पहुँचे, शेयर होल्डर का विश्वास टूटे, ओके, या कम्युनिटी का विश्वास टूटे. तो कंपनी का एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी का भी ध्यान रखे, जो गवर्नेंस फॉलो करे, जो उसको परमिशन मिला है विद इन दैट लिमिट ही ऑपरेट करे. ओके, आज 30 लाख का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन के लिए यदि आप अंडर रिपोर्टिंग करोगे, कल को कोई विसल ब्लोअर होगा, कोई विसल ब्लोअर मतलब किसी को भी अंदर में भी पता चलता है और वो बाहर में जाके बोल देगा, कोई भी विसल ब्लोअर होगा जो अथॉरिटी को जाके बता दिया और वो लाइमलाइट में आ गया, तो कंपनी का बहुत साल का रेपुटेशन टार्निश हो जाएगा. इसलिए यहाँ पे कभी भी एडवाइजेबल नहीं है कि 30 लाख के लिए आप अंडर रिपोर्टिंग करें. मार्जिनल इंक्रीज़ के लिए अपने रेपुटेशन के साथ प्ले करें. यही इसका आंसर लिखना है. ठीक है, बस इतना सही लिखना है. यहाँ पर मैनेजमेंट कंसल्टेंट ने ऐसा ऐसा बोला है, ये सब पहले फैक्ट्स ऑफ द केस बताया. मैं एक ओवरऑल बता देता हूँ. मे बी ABC वुड बी एबल टू अर्न प्रॉफिट ड्यू टू दिस प्लान इन शॉर्ट रन, but it will tarnish the image of ABC, which would hurt profitability in the long run. Therefore, before taking any decision on this plan, ABC should analyze both qualitative and quantitative होगा. Quantitative, एक qualitative है और दूसरा quantitative factor है. ठीक है, so both should be analyzed properly, qualitative and quantitative factors. Okay, तो हम लोग कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेंगे कि कोई वायलेशन आप किए और वो मीडिया में रिपोर्टिंग हो गया, डिसरेप्यूट हो जाएगा, इन्वेस्टर्स को भी अलग कर देगा, स्टे अवे फ्रॉम द कंपनी बिकॉज इट हैज़ एथिकल गवर्नेंस इश्यूज. कंपनी विल फेस challenges in obtaining other government approvals when it will plan for expansion, as this violation may have to be reported on the application seeking approvals. गवर्नमेंट के साथ तो क्या प्रॉब्लम है ना कि एक बार अगर हम लोग कोई वायलेशन कर देते हैं ना, तो हर बार हर जगह हम लोग को फिर बताना पड़ता है कि हमने
कोई भी एप्लीकेशन किया था तो उसमें हमने वायलेशन किया था, तो आगे जाके भी अप्रूवल्स नहीं मिलेंगे, राइट। तो ये बड़ा कहानी वाला क्वेश्चन था, लेकिन करने गए तो पिद्दी सा कुछ निकला। अब क्या होता है कि यही केस स्टडी का खेल है दोस्त, यही मज़ा है केस स्टडी का, देखें तो लोड ही नहीं है। सो बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन ये हम लोगों का पास्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट मैट में भी दिया हुआ है। डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी का सेगमेंट में हम लोग इसको करा देते हैं आपको। एक्चुअली स्ट्रेटजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम है, पास्ट का एक रिपीट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा हूँ अभी। ओके 6 नंबर में मैं एंट्री नहीं ले रहा बिकॉज इट इज़ अ रिपीट क्वेश्चन। ओके सो यू कैन फॉलो दिस बाय योर ओन फ्रॉम आवर पास्ट डिस्कशंस which is there in our old Divya Jadi Booty book also. It is there in our institute mat as well. Okay, next इसमें से निकल गए तो हम पहुंच गए 7 नंबर में। ये एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, ये अभी लास्ट MTP May 20 में ही आया था। इसका वीडियो मैंने बना के यूट्यूब में अलग से डाला हुआ भी है। आपको अगर ना मिले वीडियो तो एक सारा वीडियो ये अपना जो स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसका सारा वीडियो का लिंक मैं एक अपना अलग चैनल बना दिया हूँ, सतीश जलान स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, उसमें डाल दिया हूँ, आप उसमें जाके भी देख सकते हैं। तो ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है, इट इज़ अ रिपीट क्वेश्चन, सो आई एम स्किपिंग दिस, आई एम नॉट डूइंग दिस विथ यू नाउ, माई एजेंडा इज़ टू डू अ न्यू क्वेश्चन विथ यू। या सो आई होप यू आर enjoying and getting some insights on how to handle the paper. क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आ रहे हैं। सो 8 नंबर भी एक आसान सा क्वेश्चन है। जैसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेज़रमेंट जब अपने सीखते हैं तो आप नॉर्मली फाइनेंस पे ही ध्यान देते हो। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेज़रमेंट जब अपने सीखते हैं तो नॉर्मली आप ROA रिटर्न ऑन एसेट्स, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देते हो, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, लिक्विडिटी पे ध्यान देते हो, ये सब पे आप ध्यान देते हो। बट आपको हमेशा मैं सिखाया हूँ कि ये फाइनेंशियल अचीवमेंट्स जो भी कंपनी के होते हैं, वॉट एवर वी अचीव इन फाइनेंस, वी ऑलवेज अचीव बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क एंड एफर्ट इन नॉन फाइनेंस। हम लोग जब नॉन फाइनेंस के लिए मेहनत करते हैं तो फाइनेंस अपने आप आता है, ये आपको हमेशा सिखाया हो ना। हालांकि किसी भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन होता है, कोर होता है, वो उसका फाइनेंस ही होता है। किसी भी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का जो कोर होता है वो क्या होता है, उसका फाइनेंस ही उसका कोर होता है, राइट। सो यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोर फाइनेंस है, यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोर क्या है, उसका फाइनेंस है, तो वो फाइनेंस के पीछे भागेगा तो फाइनेंस कभी नहीं आएगा। यही एक जनरल रूल है। फाइनेंस को पाने के लिए नॉन फाइनेंस पे मेहनत करना पड़ेगा। तो ये क्रिस्टिन LLP का ऐसा ही कुछ केस हुआ। ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना शुरू किया इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स फाइनेंस। बहुत अच्छा एक कमेंट है यहाँ पर, बहुत अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा स्टेटमेंट, इसलिए मैं पढ़ता हूँ आपके साथ। Nowadays, when social media plays such an important role in making decisions, it's crucial to keep an eye on the quality of customer service you provide. If you don't care about customer satisfaction, don't expect them to care about your services or products. When customers share their story, they are not just sharing their problems. They are actually teaching you how to make your product, service and business better. वो अपना कोई समस्या बता रहा है तो वो अपना आपको एक रास्ता दिखा रहा है आपके समस्याओं के थ्रू कि आप अपना प्रोडक्ट में क्या काम कर सकते हो कि आपका बिजनेस बेटर हो। देयर हैज़ बीन कंसिडरेबल डिस्कशन एट द कॉर्पोरेट लेवल एज टू इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कन्विंस्ड विद दिस लॉजिक, फर्म हैज़ इन्वेस्टेड हेविली इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड अडॉप्टेड द फॉलोइंग प्लान ऑफ एक्शन। तो फर्म ने क्या किया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए काम करना शुरू किया। सोचा कि इसके पीछे पीछे हमारे पास फाइनेंस आना शुरू हो जाए शायद। बट कोई भी नॉन फाइनेंस पे भी काम करने के लिए यार अल्टीमेटली चाहिए क्या, फाइनेंस। हम लोग बोल रहे क्या, फाइनेंस के पीछे भागोगे, फाइनेंस आएगा नहीं, तो क्या करने का है, नॉन फाइनेंस के पीछे भागो। अब नॉन फाइनेंस करना चाहते हो कुछ भी तो उसके लिए भी फाइनेंस चाहिए। इसलिए बैलेंस स्कोर कार्ड आपको जब पढ़ाते थे ना तो एक चीज़ बोलते थे, फर्स्ट पर्सपेक्टिव फाइनेंस है, क्योंकि इसी के लिए पूरा कंपनी चल रहा है। ओके, सेकेंड पर्सपेक्टिव
कस्टमर्स है, थर्ड पर्सपेक्टिव इंटरनल बिजनेस है, फोर्थ पर्सपेक्टिव उसमें लर्निंग बिजनेस एंड ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज़ है, लर्निंग एंड ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज़ है। बट ये तीन को करने के लिए फिर से अल्टीमेटली फाइनेंस ही आपका मेन हो जाता है, बिकॉज अगर पैसे होंगे तभी आप नॉन फाइनेंस पे काम कर सकोगे। अगर नॉन फाइनेंस पे काम करेंगे तभी फाइनेंस आएगा, और नॉन फाइनेंस पे भी काम करने के लिए पैसे चाहिए। ठीक है, इसलिए हर कंपनी सक्सेसफुल हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि नॉन फाइनेंस पे हम काम करेंगे तो मेरे को फाइनेंस चाहिए, और फाइनेंस के लिए अगर आपके पास पहले से फाइनेंस नहीं है तो आप नॉन फाइनेंस पे काम ही नहीं कर पाओगे। और जो नॉन फाइनेंस पे अपने पैसे लगाकर बहुत अच्छे से काम कर पाता है, उसके पीछे पीछे फाइनेंस आना शुरू हो जाता है। तो इस कंपनी का क्या हुआ, देखो इसने बहुत अच्छा कुछ सिस्टम लिया, प्रोवाइडिंग हेल्पलाइन 24/7 in order to develop personal relationship with customer, redesign its online platform in order to make it customer friendly, rewarding loyal customers by giving them experience they would not forget for life, and ease the return and refund policy, offering no questions asked guarantee is a smart move over competitors. Okay, offering no questions asked guarantee is a smart move over competitors. Okay, the CEO was initially delighted to see that their efforts pay off in the form of higher customer satisfaction score index. However, he is anxious to see the corresponding financial results. तो उसको अच्छा लग रहा है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स जो यहाँ पे ग्रे से बता रहे हैं हम लोग, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। बट उसको दुख हो रहा है कि देखो रिटर्न ऑफ एसेट्स, फाइनेंशियल इंडेक्स जो है वो रिटर्न ऑफ एसेट्स है, जो 8.6 से 9.1 गया और फिर अचानक गिरते 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 यहाँ पे आ गया। अब रिक्वायर्ड क्या है, द सीमिंग लैक ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्रिस्टन LLP शुड स्टॉप इन्वेस्टिंग अ सुपीरियर कस्टमर एक्सपीरियंस। क्या लग रहा है, मतलब इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि हम लोग जब देख रहे हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन हम लोग का बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ते 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 रिटर्न ऑफ एसेट्स घट रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि क्या हम लोग को अब इस ग्राफ को देखते हुए ये कंक्लूड करना चाहिए कि लैक ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के कारण आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो बंद कर देना चाहिए? जवाब पहले हाँ या ना में पहले सोचो, फिर उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। जवाब को पहले हाँ या ना में सोचो, फिर डिस्कस करेंगे। अब वैसे अगर आप सोचोगे अरे बाप रे ये क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम है, कैसे दूंगा, क्या होगा, ये सब तो पढ़ा नहीं। बट मैं तो बोलता हूँ अच्छा है ये पढ़ा नहीं तो हेडेक ही नहीं, मतलब ऐसा सोचो कि हम कुछ भी कर सकता है, अपना कैपेबिलिटी ऐसा बढ़ाओ कि आई हैव द कैपेबिलिटी टू आंसर एनी क्वेश्चन। भाई आप पूछो तो सही। हम लोग तो ऐसे कॉन्वर्सेशन करें, एक सोचो ना अपना आसपास में कंपनी है जिसके यहाँ पे कस्टमर का लेके सेटिस्फेक्शन को लेके इश्यूज था, वो इन्वेस्टमेंट किया कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, वो बढ़ा भी, और उसका एक नतीजा क्या हुआ कि कॉस्ट उसका ज़्यादा लगने लग गया, रिटर्न ऑन एसेट्स कम होने लग गया। तो अब चिंतित हो रहा है कि अब हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे इन्वेस्ट करना क्या बंद कर दें? वो बंद कर दोगे तो कस्टमर दूसरा जगह चला जाएगा, पहला चीज़, क्योंकि आपका लेवल कोई ना कोई कॉपी कर ही लिया होगा, तो कॉम्पिटिटर्स भी आपको मैच करने का कोशिश कर रहा है। अगर आप अब बंद करोगे कोई भी इन्वेस्टमेंट तो कस्टमर दूसरा जगह जाएगा, इट विल हैव अ ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑन सेल्स। हाँ, आपको मेंटेन करना चाहिए। अभी मैं ये बोलूँगा, देखो कि शुरुआत में 86 था, फिर 89 हुआ, फिर बढ़ा 93 रहा, फिर 95 हुआ, अब 95 से 96 पे आके Q3 Q4 में स्टैगनेंट हो गया है। जब स्टैगनेंट हो गया है तो दैट मीन्स देयर इज़ नो इंक्रीमेंटल बेनिफिट। ओके, देयर इज़ नो इंक्रीमेंटल बेनिफिट। सो नाउ फर्दर आपको अब इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा कर्टेल करके मतलब फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करके जो आप कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। आप लोगों को पढ़ाते हैं ना एक मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट कि प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम व्हेन इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो यहाँ पे रेवेन्यू तो नहीं पता है, बट आप देखिए इंक्रीमेंटल कस्टमर सेटिस्फैक्शन अब नहीं आ रहा है, ठीक है, और इसलिए शायद यहाँ पर इंक्रीमेंटल आपका कोई रिटर्न भी नहीं आ रहा है। तो देयर इज़ नो इंक्रीमेंटल बेनिफिट, दैट मीन्स
saturation has been received, now you should maintain what you have been doing. okay, अब 96% तक भी पहुंच गए, तो अगर आपको 100 पहुंचाने की लालसा है, तो एक होता है कि 96 से 100 का जर्नी बहुत टफ हो जाता है कभी कभी, बहुत उसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट लगता है। तो आप वो 100% अगर सोचोगे, पॉसिबल क्यों नहीं है, उसके लिए बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। वो आप लॉन्ग टर्म टारगेट बनाओ अपना, शॉर्ट टर्म में अब जो किया है उसको मेंटेन करो। आप ये नोटिस करो कि कॉम्पिटिटर्स भी कितना हद तक सब चीज़ कर रहे हैं। मैंने हमेशा क्लास में पढ़ाया आपको, जितना चीनी डालोगे उतना मीठा है, करेक्ट। और आपको ये भी समझाया कि आपको अच्छा करना है, बट ये नहीं कि बहुत अच्छा आपने जितना मन में है सब कुछ करना है। हमेशा कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं उसको भी देख के अपने अंडरस्टैंडिंग में लाओ, और फिर वो जो कर रहे हैं उससे थोड़ा सा इम्प्रूव ही रखो, बेटर रखो। और कॉम्पिटिटर्स भी क्या करते रहते हैं, वो भी इवॉल्व होते रहते हैं, वो भी एक्स्ट्रा करते रहते हैं। तो आपको उनसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है, ना कि जस्ट सिर्फ कस्टमर जैसा चाहे वैसा देते रहना है। सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम लोग इसी को बोलते हैं। तो इसमें यही कमेंट्स करना है आपको कि इट इज़ ऑब्वियस दैट एनी स्टेप टेकन टुवर्ड्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन will also hit a company in financial terms, because it will require additional operating cost and as well as additional investment. okay, अब कस्टमर का आप हेल्पलाइन 24/7 रखोगे तो वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है। आप लॉयल कस्टमर को रिवॉर्ड कर रहे हो कोई तरह से डिस्काउंट देकर या फिर कोई स्पेशल कस्टमर केयर देकर, तो इट्स ऑल ब्रिंगिंग इन एक्स्ट्रा कॉस्ट। सो दैट्स हाउ दिस कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, and that's why the graph of financial is decreasing. It's towards a decreasing trend. But now towards this year of 2020, we are seeing that we have been almost able to reach a level where there is no incremental satisfaction. So if there is no further incremental satisfaction, then we should stop investing further and try to maintain what we had been doing. okay, try to maintain what we have been doing and make a long term target of achieving further satisfaction level to 100% or 99%, something like that. तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है दोस्त। इसमें अब थोड़ा सा इसमें ऑब्जर्वेशन भी लिखना पड़ेगा आपको। Increasing the customer satisfaction is costly. Plans which are used to increase customer satisfaction will also increase the cost of the firm. This additional cost will weaken firm ROA by lowering profit, increasing asset base. एक और यहाँ पे important है ये वाला, the optimum level of satisfaction is where the incremental benefits are equal to incremental cost of increasing the satisfaction. ये लाइन हम लोग जनरली लिखते नहीं है, देख भी लेते हैं बट लिखते नहीं है जनरली, तो ये आपको क्लिक कर जाए तो बहुत अच्छी बात है। While observing the pattern, customer satisfaction has increased from 86 points to 91 in the first 3 quarters of 19. At this level, additional benefits seem to be more significant than the additional cost. यहाँ पे क्या हुआ, 86 से 91 हुआ, उससे बेनिफिट भी आया। ठीक है, ग्रेजुअली जैसे क्या होता है ना, कस्टमर बहुत खुश हुआ, होता ही है हम लोगों का, ये मेरे को भी कई बार मेरे भी कंसल्टेंट्स बोलते हैं। क्या होता है ना सतीश, जब आप शुरुआत में एक यहाँ पे लेवल होते हो, फिर आप यहाँ का लेवल पे जाते हो, जैसे ही लेवल चेंज करते हो ना आप अपना, तो आप अपना कस्टमर एक्सपीरियंस को बेटर करना का चेष्टा करते हो। और वो एक्सपीरियंस बेटर जब फर्स्ट इंस्टेंस में होता है, जो इंडस्ट्री ने नहीं देखा हुआ होता है, तो रेवेन्यू शूट अप कर जाता है। और वो रेवेन्यू शूट अप जब करता है तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ओके, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ एसजेसी में, जब हम लोग फर्स्ट टाइम अपना एसजेसी का बहुत बढ़िया सेंटर, बड़ा सारा सेंटर बनाए, तो कस्टमर एक्सपीरियंस यानी स्टूडेंट एक्सपीरियंस एसजेसी में एकदम अलग लेवल का ही कर दिए। स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पे आते थे, अगर आप यहाँ आके पढ़े हैं तो उनको एक अलग ही फील, एम्बियंस का फील आता, एक मज़ा, एक वाइब, सब कुछ लगता था। ठीक, तो उससे रेवेन्यू अचानक से शूट अप कर गया, बहुत अच्छा। तो अब जब वो रेवेन्यू शूट अप करता है ना, तो हम लोग सोचते हैं वाओ, दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ द ओनली थिंग, मे बी दिस इज़ द थिंग दैट वी एक्चुअली नीड टू डू फॉर कमिंग पीरियड। सो हम लोग और फिर वो रुपया को ऐसा नहीं हम लोग उड़ाने का चेष्टा करते या कहीं पर्सनल यूज़ में ले जाते हैं। हम लोग सोचते हैं नाउ ओके, दिस इज़ द वे टू सक्सेस, सो लेट अस स्टार्ट फर्दर इन्वेस्टिंग ऑन इट एंड लेट अस डू इट, और एसेट लाओ, और ये लाओ, और वो लाओ, है ना, तना खर्चा उनके ऊपर चालू कर देते हैं।
और वो करते ही क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है बट वो रेवेन्यू नहीं लाता है। अब देखिए वही हुआ इस कंपनी के साथ, 91, 93, 93, 95, बट रेवेन्यू स्टीप डिक्लाइन मार दिया। रिटर्न ऑन एसेट्स पूरा डिक्लाइन हो गया। क्यों? क्योंकि आपने मैसिव इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। अब वो मैसिव इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं जाके आपको रोकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाके आपको रोकना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले आप कितना अच्छा करें। बस वहीं पे एक बार रुकिए, लेट द रेवेन्यू कम बैक टू इट्स नॉर्मल। तो रिटर्न ऑफ एसेट्स क्या हुआ, यहाँ पर आके गिर गया। फिर मतलब इसका ये हो रहा है कि आप इस पर्टिकुलर Q2 में आके कहीं इन्वेस्टमेंट रोकें। मतलब यहाँ पे जो लालच आया आपको, आप एक साल तक Q3 से लेकर यहाँ Q2, ये 3 क्वार्टर आप मैसिव इन्वेस्टमेंट करते गए थे, और वो मैसिव इन्वेस्टमेंट का नतीजा ये हुआ कि आपका रिटर्न ऑन एसेट्स गिरता गया। और आपने Q2 में जाके जब रियलाइज़ किया कि अब और ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है, 93 भी एक लेवल पे हम लोगों का इक्वेट हो गया था। ओके, अब बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट जब नहीं आ रहा है तो देयर शुड बी अ पॉइंट कि हम लोग को रोक देना चाहिए। ओके, तो उन्होंने यहाँ पे रोका, एक क्वार्टर बाद में जाके ही रोका, थोड़ा और अच्छा वेट करके रिज़ल्ट को, और फिर अब रोक दिया। तो फिर भी रोकने के बाद भी देखो सेटिस्फेक्शन 1% बढ़ा ही है, उसके बाद अब रेवेन्यू बढ़ने लग गया है इनका। ओके, तो ये रियलिटी है, मतलब दिस इज़ सच अ रियल थिंग। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, हम लोग को भी ये सब स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ी। मतलब ये लॉकडाउन पीरियड वगैरह जो आया, इसमें हमने यही किया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेकर हमने बोला कि अब एक लेवल हम लोग का आ चुका है, ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले हम लोग बहुत अच्छा चल रहे हैं, तो नाउ समवेयर वी नीड टू स्टॉप। ओके, अब एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट विल नॉट एक्चुअली गिव अस एक्स्ट्रा रेवेन्यू। ओके, सो वी हैव टू स्टॉप नाउ, टेक आवर फोकस ऑन द एग्जिस्टिंग, एंड नाउ once we achieve our benchmark again, then we will rethink what has to be done for further customer satisfaction। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा है। एट दिस लेवल एडिशनल बेनिफिट्स सीम टू बी मोर सिग्निफिकेंट दैन द एडिशनल कॉस्ट। हाउएवर इन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स एडिशनल कॉस्ट हैज इंक्रीज मोर रैपिडली दैन द एडिशनल बेनिफिट्स। Therefore, there is decrease in ROA as we move forward on the index. However, toward end of 2020, we see a marginal increase. This is due to lead lag relation between satisfaction and ROA. मतलब दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं ऑपोजिटली, कि इसको लीड करते तो वो लैग हो जाता है। लीड लैग रिलेशनशिप मतलब इसको पकड़ के चलो आगे तो वो पीछे रह जाता है। ओके, रिटर्न ऑन एसेट्स को लेके सोचो तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पीछे हो जाता है। Okay, increased satisfaction might take some more time, some more quarters to result in higher ROA, and the relation might not be linear. However, towards end of 2020, customer satisfaction score stabilizes at current levels. So overall क्या करना चाहिए, क्रिस्टीन को स्टॉप नहीं करना चाहिए। लैक ऑफ एपरेंट पैटर्न नहीं होता है। कभी भी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे सेटिस्फेक्शन स्कोर बढ़ेगा वैसे वैसे ही रेवेन्यू बढ़ेगा। देयर इज़ नो लीनियर पैटर्न इन दिस, बिकॉज देयर आर मार्केट फोर्सेज ऑपरेटिंग ऑल्सो, एंड प्रॉफिटेबिलिटी कुड स्टेम फ्रॉम सेवरल कॉजेज। प्रॉफिटेबिलिटी तो और भी तरीके से आता है, ऐसा नहीं है कि जस्ट आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन से ही प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्टली लिंक्ड है। इंस्टेड फर्म शुड ऑल्सो टेक नाउ डिसीजन कंसिडरिंग करेंट सेटिस्फेक्शन लेवल्स, कॉस्ट टू इंक्रीज सेटिस्फेक्शन, परसेप्शन ऑफ द इंक्रीज बेनिफिट। मतलब आप जो बेनिफिट देना चाह रहे हो वो एक्चुअली उनको चाहिए कि नहीं चाहिए, दिस इज़ द पॉइंट। मोर ओवर द फर्म शुड ऑल्सो कंसिडर द करेंट सेल्स, अदरवाइज इट माइट लूज इट शेयर टू कॉम्पिटिटर इफ़ दे डू नथिंग। अगर आप बोलेंगे हम और कुछ भी नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप कॉम्पिटिटर्स के हाथ में सेल लूज़ कर जाएं। तो इसी को ऐसे सजा के लिखना है। अगर मैं आंसर का बुलेट्स बोलूं तो बुलेट्स ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन का एक ट्रेंड बताना पड़ेगा कि कंपनी यहाँ पे क्या कर रहा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे काम करने जा रहा है, और उसका रिटर्न ऑन प्रॉफिटेबिलिटी भी, रिटर्न ऑन एसेट्स भी देख रहा है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस भी अगेंस्ट में करना चाह रहा है। ओके, तो कंपनी ने कुछ स्टेप्स लिए जिसके कारण कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो इनका बढ़ा, बट रिटर्न ऑफ एसेट्स उसका शुरू में बढ़ा बट बाद में घटा। बट ये बात ऑब्वियस है कि कहीं पर भी किसी कंपनी में कस्टमर सेटिस्फेक्शन अगर ज़्यादा लाने जाएंगे तो वो कॉस्ट इनकर करवाता ही करवाता है। कोई एक ऑप्टिमम लेवल पे हम लोग हमेशा रुक सकते हैं जहाँ पर एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ नॉट गिविंग यू एनी अदर एक्स्ट्रा बेनिफिट, सो दैट इज़ द ऑप्टिमम लेवल वेयर वी कैन स्टॉप। फिर आप डेटा के बेस पे बात कर देंगे,
और फिर आप लास्ट पैरा में ये बोल रहे हैं इस कंपनी को बंद नहीं करना चाहिए, दे शुड नॉट स्टॉप इट, इफ़ दे स्टॉप इट देयर विल बी फर्दर लॉसेज दैट कॉम्पिटिटर्स में ईट अप आवर मार्केट शेयर। और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने का और भी तरीका खोजते रहना चाहिए, और इमीडिएटली कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा तो इमीडिएटली प्रॉफिट नहीं भी आता, देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप। ओके, तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बोला है कि रिलेशन माइट नॉट बी लीनियर, तो ये सुझाव देने के लिए भी बहुत अच्छी बात थी। नेक्स्ट हाँ जी, एक क्वेश्चन आया सक्षम सूद का कि DJB May 20 विल बी सफिशिएंट और डू आई नीड टू बाय November 20 फॉर एनी एडिशनल क्वेश्चंस। जो भी एडिशनल क्वेश्चंस है वो DJB सप्लीमेंट बोल के हमने एक लिंक बना रखा है अपने ई-लाइब्रेरी सेक्शन में, वो सप्लीमेंट का लिंक आप यूज़ करके सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं। DJB May 20 जब आया था तो उसमें MTP ऑफ May 20 इंक्लूडेड नहीं था। ओके, तो DJB November 20 का जो आया है उसमें MTP भी इंक्लूडेड है, उसमें अभी RTP इंक्लूडेड नहीं था, अभी RTP November 20 है, तो RTP November 20 का सप्लीमेंट आएगा जो मैं अभी यहाँ पे करा रहा हूँ आपको। नाउ नेक्स्ट, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है फ्रेंड। ओल्डर हेल्प इंडिया इज़ अ लीडिंग चैरिटी, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को लेके एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, अ क्वेश्चन ऑन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। अगेन इसके बहुत सारे मॉडल्स हैं, से वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क है ना, अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड फ्रेमवर्क, बट वो सब मॉडल यहाँ पे यूज़ ही नहीं करना है। अगेन कॉमन सेंस लगाना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ओल्डर हेल्प इंडिया इज़ अ लीडिंग चैरिटी वर्किंग विथ एंड फॉर द डिसएडवांटेज्ड एल्डरली फॉर 5 डिकेड्स, 50 साल से काम कर रहे हैं। ओके, ओल्डर हेल्प एडवोकेट्स फॉर देयर नीड्स फॉर यूनिवर्सल पेंशन, हेल्थ केयर, action against elder abuse and many more. Older help collects donations and funds and utilizes them for the welfare of elders. Governing body has set up 4 performance objective, इन्होंने अपना performance objective set कर लिया है for the 3 months to 30th September 2020. पहला है to achieve a level of donation of rupees 30 lakhs, 30 लाख का डोनेशन हमें 3 महीने में जनरेट करना था। दूसरा, advertisement cost not more than 3% of donation, keep welfare cost more than 85% of donation। ये पॉइंट इनकम टैक्स में भी आता है ना, ट्रस्ट अगर आप चलाते हैं तो 85% आपको यूटिलाइज करना ही पड़ता है। टू अचीव 90% ऑफ रिस्पाइट केयर, रिस्पाइट मतलब होता है अर्जेंट हेल्प रिक्वेस्टेड फ्रॉम द कम्युनिटी, ठीक है। रिस्पाइट मतलब एक तरह का अर्जेंट हेल्प बोल सकते हो। तो जो रिक्वेस्ट है उसका 90% हमें करना ही करना है। तो एक्चुअल रिजल्ट्स क्या हुआ 3 मंथ्स एंडेड का, जुलाई अगस्त सितंबर, आप टोटल देखना 3 महीने का टोटल। तो डोनेशन 13,720 31 लाख आ गया, टारगेट मीट हो गया। इसका टारगेट क्या था वो भी अपने लिख लेते हैं, टारगेट था 30 lakhs। देन टू कीप एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नॉट मोर देन 3% ऑफ डोनेशन, तो इसका टारगेट 3% है। तो आप इंडिविजुअल भी देखेंगे और टोटल में भी देखेंगे। तो 17,500 डिवाइडेड बाई 7 लाख करेंगे तो 2.5% आ रहे हैं मंथ ऑन मंथ। 52,000 बाई 13 लाख करेंगे तो 4% आ रहे हैं। फिर 33,000 डिवाइडेड बाई 11 लाख करेंगे तो 3% आ रहे हैं। और ओवरऑल करेंगे तो 33, 52, 17,500 डिवाइडेड बाई 31 लाख, ओवरऑल करने से 3.3% आ रहे हैं, 3.3%, ठीक है। 17,500 प्लस 52 प्लस 33 डिवाइडेड बाई 31 लाख। सो यहाँ पर खाली फर्स्ट अगस्त वाले मंथ में टारगेट मीट नहीं हुआ, इसके कारण ओवरऑल एवरेज में भी टारगेट मीट नहीं हुआ, आपका कॉस्ट थोड़ा सा ओवर रन कर गया। एल्डर्स वेलफेयर कॉस्ट बोल रहा था 85% का टारगेट ऑफ डोनेशन रिसीव्ड, तो आप डिवाइड करो 574 बाई 7 लैक्स, तो यहाँ 82% ही हुआ। फिर 10,92,000 बाई 13 लाख, यहाँ 84% हुआ। फिर यहाँ पे 979 डिवाइडेड बाई 11 लाख,
979 डिवाइडेड बाई 11 लाख 89% हुआ। और ओवरऑल एवरेज करेंगे तो कितना आ रहा है 574 प्लस 1092 प्लस 979 डिवाइडेड बाई 31 लाख, दिस इज 85.32। तो ओवरऑल एवरेज में तो मीट हो गया, 85.32 ओवरऑल एवरेज में मीट हो गया। गॉट इट। रिस्पाइट केयर रिक्वेस्ट और प्रोवाइडेड बोल रहा था ये 90% होना चाहिए, इसका टारगेट है 90। तो अपने देखते हैं 896 बाई 1120, यहाँ पे आ रहा है 80%। फिर 1003 बाई 1140, यहाँ आ रहा है 88%। अप्रॉक्स 1104 बाई 1200 92%। और ओवरऑल करेंगे तो 1120 1140 1200 3460 आ रहा है। और यहाँ पर 896 1003 1104 3003 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 3460 87% आ रहा है अप्रॉक्स। सो यहाँ पे टारगेट मीट पूरा नहीं हो रहा है। द एम इज़ टू सर्व एल्डर नीड्स in a holistic manner, enabling them to live active, dignified and healthier lives। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पूरा आप देखिए क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव है, क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव नहीं है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट का जनरल रूल होता है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू असिस्ट द मैनेजर इन इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड कमेंट ऑन द परफॉर्मेंस। तो कमेंट्री लिखनी है इसमें, पहले ये परसेंट सारा आपको वर्किंग करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे किया वर्किंग नोट में आप सारा परसेंट निकाल लेंगे और फिर कमेंट्री लिख देंगे। रिपोर्टर जैसे बोलता है ना, ये दशमलव बढ़ा ये दशमलव घटा, तो वैसे ही आपने देखिए मैंने जो वर्किंग किया वो यहाँ पे 2.543 टारगेट क्या है उसका 333। वेलफेयर कॉस्ट है 82 84 89, मैंने भी निकाल दिया था 82 84 89। ओके, टारगेट था उसका 85। और फिर वैसे रिस्पाइट केयर का टारगेट था 90 और क्या क्या हुआ वो बता दिया। फिर उसको लेके अब कॉमेंट लिख देना है। छोटा सा कमेंट है कि टोटल डोनेशन का तो हमने टारगेट मीट कर लिया, 31 लाख हो गया। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आपका विद इन द टारगेट रहा, खाली एक्सेप्ट इन अगस्त मंथ। ओके, और आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि ऐसा क्यों हुआ कि आप इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे। फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त वेलफेयर कॉस्ट आपका 85% यूज़ नहीं हुआ, बट सितंबर में ओवर यूज़ हो गया। और ओवरऑल का भी आप बोल सकते हो, जैसे मैंने ओवरऑल निकाला तो ओवरऑल में वो 85% टच हो ही गया। और लास्ट में रिस्पाइट केयर आपका जो टारगेट था वो 90% का जुलाई अगस्त में मीट नहीं हुआ, बट सितंबर में मीट हो गया। ओके, तो वो स्टेडली इम्प्रूव ही हुआ है, 80 से 87.98 और 92 तक गया है। तो बस इतना ही बोलना, और तो अपने पास डिटेल नहीं है ना कि अपने उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, देखो कमेंट बोलना मतलब ज़्यादा डिटेल नहीं होता है, कमेंट इज़ नॉट ज़्यादा डिटेल। डिस्कस लिखता है तो फिर थोड़ा सोच सोच के बोलना पड़ता है। जैसे एयरलाइंस वाला सब में डिस्कस था, डिस्कस में अपना मन से सोच के बोलो, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। ओके, सो भाइयों बहनों हम पहुंच गए हैं आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत आसान सा एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। दो फॉर्म है, WD WG, ठीक है। रेवेन्यू है, वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन है, फिक्स कॉस्ट है, PBT है। बोल रहे आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजी कॉस्ट लीडरशिप वर्सेस डिफरेंशिएशन फॉलोड बाय टू फर्म्स, जस्टिफाई और क्लासिफिकेशन। मतलब बोल रहे कौन इसमें कॉस्ट लीडरशिप कर रहा है, कौन इसमें डिफरेंशिएशन कर रहा है, आपको क्या लगता है? दोनों का प्रॉफिट समान है, तो कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा कॉस्ट लीडरशिप पे जा रहा है? तो इसका तरीका हो सकता है, आप PV रेशियो निकालिए। जैसे 11 लाख बाई 20 लाख, इसका 55% है और इसका 16 बाई 40 है, 40% है। इसका मतलब इसका वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 45% है और इसका वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% है। तो जो कंपनी ज़्यादा बेचकर कम रेट ऑफ मार्जिन कमाकर प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब वो कॉस्ट लीडरशिप कर रहा है। कॉस्ट लीडर कौन होता है?
जो कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू मतलब ज़्यादा ये सेम इंडस्ट्री में ना दोनों का दोनों, तो जो कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके 4 लाख कमा रहा है, इसका मतलब वो कॉस्ट से प्ले कर रहा है, मार्जिन कम कमा रहा है, कॉस्ट लीड कर रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं लो प्राइस ऑफर कर रहा है कस्टमर को, लो प्राइस स्ट्रेटजी फॉलो करता है। जो लोग कॉस्ट लीड करते हैं वो लोग लो प्राइस पे कस्टमर को देते हैं, जो लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं वो लोग हाई प्राइस पे कस्टमर को चीज़ बेचते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन में भी था, जो एयरलाइंस वाला क्वेश्चन था उसमें भी ये बात हुई थी कि एयरलाइंस वाले में भी जो जैसी लो कॉस्ट होता है वैसे आप लो प्राइस ऑफर कर देते हो, या लो प्राइस के लिए लो कॉस्ट लाना ही पड़ता है। डिफ्रेंशिएशन करके लो प्राइस कोई नहीं कर सकता, और ये फर्म क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा होगा, क्योंकि इसका देखो रेवेन्यू कम है, मार्जिन भी ज़्यादा रखा हुआ है, और फिर प्रॉफिट कम 4 लाख कमा रहा है। तो ये कम बेचकर, क्वांटिटी कम बेचकर ज़्यादा मार्जिन रखकर अपना पीबीटी मेंटेन कर रहा है, तो ये डिफ्रेंशिएशन कर रहा है। डिफ्रेंशिएशन वाली कंपनियों का खासियत क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन करने वाली कंपनी हाई मार्जिन पे काम करती है, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन वाली कंपनी के यहाँ फिक्स कॉस्ट भी हाई होता है। अगर आप हाई फिक्स कॉस्ट ऐसे देखोगे ना 7 और 12, तो आपको वो लगेगा कि अरे तो ज़्यादा फिक्स कॉस्ट WG का, ऐसे नहीं। रेशियो देखोगे समझ में आएगा कि जो 20 लाख के लिए 7 लाख का फिक्स कॉस्ट ले रहा है, तो उसका फिक्स कॉस्ट मार्जिन कितना है, फिक्स कॉस्ट बाई सेल्स करोगे तो ये 35% है, और ये 12 लाख बाई 40 है तो ये 30% है। तो बड़ा सेल्स के लिए वो 12 लाख कॉस्ट ही उठा रहा है, और ये 20 लाख के लिए 7 लाख उठा रहे हैं। तो हाई फिक्स कॉस्ट रेशियो है, हाई मार्जिन कमाता है, उसका लो रेवेन्यू से वो हाई प्रॉफिट कमाने का कोशिश करेगा, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएशन वाली कंपनियों का खासियत होता है। और कॉस्ट लीडरशिप वाली कंपनियों का खासियत क्या होता है, उनका मार्जिन थोड़ा कम होता है, उनका फिक्स कॉस्ट थोड़ा सा कम होता है। हालांकि ये कोई ऐसा नहीं है कि फ़िक्स कॉस्ट हमेशा कम होता है, फिक्स कॉस्ट रेशियो कम हो जाता है। अमाउंट वाइज ज़्यादा हो सकता है, बड़ा कंपनी होगा तो बड़ा फिक्स कॉस्ट उठाना ही पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट रेशियो बिकॉज रेवेन्यू ज़्यादा करके वो लोग कमाते हैं, तो हाई रेवेन्यू से हाई प्रॉफिट कमाने का कोशिश करते हैं वो। जितना बड़ा स्केल होगा उतना ज़्यादा हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड। तो यहाँ पर कुछ रेशियोज़ इन लोग भी निकाल के दिए हैं, प्रॉफिट मार्जिन का भी एक रेशियो निकाला है, ओके। तो देखिए, हायर कंट्रीब्यूशन मार्जिन exhibited by firm WD indicates that WD is following a differentiation strategy, while firm WG appears to be more focused on cost leadership. This is also substantiated by higher fixed cost, R&D, innovation, etc. for each sale rupee in firm WD. मतलब फिक्स कॉस्ट रेशियो WD में ज़्यादा है, वो इनोवेशन वगैरह कर रहा होगा, इसलिए वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है। इनोवेशन अलाउज द फर्म टू कमांड प्रीमियम प्राइसेस and earn more contribution per sales rupees. However, innovation is expensive. ये लाइन नहीं भी लिखते तो भी चलता, क्योंकि इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई करने बोला था ना, मतलब बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना। वैसे जस्टिफाई करने भी बोला है, तो जस्टिफाई करने के लिए आप अपना ये जो बताया मैंने इसको भी आप यूज़ कर सकते हो ना, आपका काम हो जाएगा, ओके। सो गाइज, थैंक यू फॉर योर टाइम। मैंने एक बार आपको RTP पूरा समझा दिया, ओके। पूरा 10 क्वेश्चन जो आया था RTP का वो पूरा का पूरा करा दिया, और एक पूरा आपको ब्रॉड ओवरव्यू मिल गया। मैं आपको वापस बताता हूँ, मैं जब CIMA का एग्ज़ाम क्लियर किया था ना, तब CA में दूर दूर तक केस स्टडीज़ नहीं आता था, ठीक है। और CIMA का पूरा केस स्टडी ओरिएंटेड ही एग्ज़ाम होता था। उसका एक पेपर है जिसमें बोलता था पूरा 100 मार्क का एक सिंगल केस स्टडी पूछेंगे, उससे 100 मार्क का छोटा छोटा क्वेश्चंस पूछेंगे, जो एक भयानक एग्ज़ाम होता था। उस एग्ज़ाम का फ़ीस भी देने का कई बार टेंशन होता था, क्योंकि एक पेपर का फ़ीस था करीब 45,000 रुपया, 45,000 एक एग्ज़ाम का। फेल हो गए तो फिर 45,000 देना पड़ेगा, कमाई अपने पॉकेट से ही करते थे। तो सोचे वही ट्रेंड फॉलो करते जो CA में फॉलो करेंगे, क्या कि पास पेपर सॉल्व करते हैं, उसी से कुछ ना कुछ आएगा। तो लास्ट 4 टर्म का पेपर उठाया। इंटरेस्टिंग बात क्या रही कि फर्स्ट टर्म में अगर कोई केस स्टडी आता था,
उसी केस स्टडी से 2 टर्म क्वेश्चन पूछा जाता था, फिर एक केस स्टडी से 2 टर्म पूछता था, साल में 4 टर्म होता था वहाँ पे। ओके, और इंटरेस्टिंग पहला किया तो लगता था ना कि दूसरा वाला मैं अब तो कर ही दूंगा, क्योंकि पहला केस स्टडी तो मालूम ही है, वो केस स्टडी मार्केट उन लोग के वेबसाइट पे रहती थी। तो दूसरा वाला तो केस स्टडी मालूम है, उससे एक पेपर भी किया, तो दूसरा वाला तो अच्छे से कर लूँगा, तो दूसरा वाला एकदम नया कर देते थे वो। फिर केस स्टडी देकर भी मतलब ऐसा हालत कर देते थे पेपर में कि आपका सब कुछ नया ही है पेपर में। जब ये 4 पेपर को अच्छे से स्टडी किया कि फर्स्ट किया एकदम एकदम, फिर फर्स्ट केस स्टडी के बेस पे सेकंड किया तो लगा कि सेकंड एकदम नया, वैसे थर्ड करके फर्स्ट किया तो उसका फर्स्ट से दोनों से कोई ताल्लुकात नहीं, और फिर थर्ड करके सेकंड करने गए तो उसका फर्स्ट से ताल्लुकात नहीं और पुराना 2 से ताल्लुकात नहीं। तो ये नहीं सोचा कि अरे क्या होगा मेरा, छोड़ो ये पढ़ाई, ये सोचा कि चल अच्छा है ये सब हटा दे, खाली सिलेबस को पढ़ते अच्छे से, कंटेंट पढ़ते, क्योंकि आएगा क्या किसी को नहीं पता है, इसको लेके सोचना नहीं है कि ये आ जाएगा ये आ जाएगा। सीए में टेंशन क्या होता है ना, सब क्वेश्चन करके जाओ, क्या पता यही आ जाए। अब यही आपको बोला जाए इसमें से कुछ ही नहीं आएगा, तो सब करने का टेंशन नहीं, जो सीखा हुआ है वो माइंड में है, खाली एक बार गो थ्रू करके जाओ कि क्या क्या चीज़ होता था, कुछ स्पेशल कमेंट्स थे वो गो थ्रू करके जाओ, अपना नॉलेज बेस को, नॉलेज बैंक को बढ़ाओ। तो वो मैंने अच्छे से फिर उनका बुक्स या सिलेबस पढ़ना शुरू किया, पास्ट के पेपर से कुछ अच्छा चीज़ ऐसा पता चलता था जो मुझे नहीं पता होता था, वो सबको मार्क करके ध्यान रखना शुरू किया। और फिर इनका एक मॉक टेस्ट पेपर था, उसको सॉल्व किया। मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करके समझ में आया कि अच्छा लिखना कैसे, उसका आंसर का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, और फिर लिखना सब मन से ही है, ये पक्की बात है, कुछ भी आपको पास्ट से मिलता जुलता नहीं मिलेगा, सब लिखना है मन से ही। हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो जाएंगे, जैसे हम लोग के केस में इसमें जैसे वैल्यू चेन का कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया ना, वैसे कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ हो जाएंगे, कुछ मॉडल्स यूज़ हो जाएंगे, बट लिखना सब मन से ही है। जब वो मन से ही लिखना ये पता था तो पढ़ाई करने का जज्बा और बढ़ गया, क्योंकि हेडेक नहीं मेरे को पास्ट में इतना पेपर सॉल्व करना है, वो सब बेंचमार्क की अचीव करने का ज़रूरत नहीं, इतना मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, कुछ नहीं, पता होना चाहिए कैसे लिखना है, पता होना चाहिए कि मॉडल्स क्या है, अब एग्ज़ाम हॉल में जाके दिमाग लगा के फटाफट लिखना है। बस यही केस स्टडी का सारांश है जो ये आरटीपी आपको सिखा रहा है कि आप देखो कोई हार्ड नहीं है, अगर आप सिंसियरली पढ़े हो तो हर चीज़ आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन देखकर। अब हो सकता है आप एकदम एग्जैक्ट ये आंसर नहीं लिख पाएंगे, तो इंस्टीट्यूट बोल भी नहीं रहा है एग्जैक्ट चाहिए मेरे को सेंसिबल बस प्रेजेंटेशन चाहिए, कैसे लिखना है क्या लिखना है, वो देखते 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 आपको भी इतना समझ में आ गया। अगर आप हमारा डीजेबी बुक सॉल्व किए हैं तो आपके दिमाग में सब सेट ही है, काफ़ी सारा चीज़ इस तरह का ऑलरेडी वहाँ पे था ही, तो आपका काम हो जाएगा। और पेपर में ऐसा कभी नहीं आएगा पूरा कि आपको पूरा पेपर में 100 का 100 मार्क ही ऐसे माथा लगाना है। सीए का स्टैंडर्ड इतना हाई कर देगा यदि, तो सब बच्चे सीए में फेल हो जाएंगे। ये लोग 25-30 मार्क का, ज़्यादा से ज़्यादा आई विल से 40 मार्क तक का ऐसा कुछ करेगा जिसमें आपका कुछ दिमाग लगा के काम करना है। बाकी 60 मार्क तक का पेपर मेरा ऐसा मानना है वो ऐसा आएगा कि पढ़ेंगे और हो जाएगा। मतलब जैसे लास्ट का 2 क्वेश्चन था ना, डोनेशन वाला और वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाला, फिर इसमें टारगेट कॉस्टिंग वाला, करेंगे तो हो जाएगा। तो बस वो राइटिंग पैटर्न पे गौर करो कैसे लिखना है, दैट इज़ ऑल इनफ एंड योर वर्क विल बी डन फाइन। तो इसमें 2 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, वो 2 क्वेश्चन को स्किप कर दिया मैंने और बाकी आपको करा दिया, और मेरे तरफ से आज का काम ख़त्म हो गया। आई होप आपको आनंद आया होगा, मज़ा आया होगा, और आप अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चलूँ? और कोई है? थैंक यू बोलेंगे आप? अमृता हाजरा, थैंक यू। थैंक यू बोल के जाएंगे कि ऐसे ही जाएंगे? चलो बेटा, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ओके, बाय बाय।